अगर आप बैंक कम्प्लायंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। एंड अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस के बारे में आपको पता लग जाए। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये बैंक कम्प्लायंस का कोर्स है इसके अंदर आपको कंसेप्चुअल वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। वीडियोस के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ये पीडीएफ नोट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो जल्दी से आप इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट करना है बैंक कंप्लायंस फ्री पीडीएफ और उसको भेज देना है 9646900030 के ऊपर, और आपको सारी फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। हम कर रहे थे कंप्लायंस इन बैंक्स का मॉड्यूल एफ, दैट इज अबाउट गाइडलाइंस ऑन कस्टमर सर्विस एंड अदर फैसिलिटीज। उसका हमने यूनिट 1 शुरू करा था, दैट इज अबाउट रेगुलेटरी गाइडलाइंस ऑन कस्टमर सर्विसेज। इसके अंदर अभी तक हमने कस्टमर सर्विस कमेटी के बारे में पढ़ा, उनके रोल्स के बारे में पढ़ा, वो किस तरीके से स्टैंडिंग कमेटी के अंदर कन्वर्ट करी जाएंगी, हमने उसके बारे में पढ़ा। एंड कस्टमर सर्विस के रिगार्डिंग क्या बोर्ड अपनी अप्रूव पॉलिसीज लेके आएगा, हमने उस चीज को डिस्कस करा। उसके बाद बैंक की क्या ऑब्लिगेशन है टुवर्ड द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द कस्टमर्स डाटा, उस प्रोविजंस को हमने डिस्कस करा। उसके बाद हमने सेविंग अकाउंट में दी जाने वाली काफी फैसिलिटीज को डिस्कस करा एंड किस तरीके से उनके अंदर रेगुलेटरी गाइडलाइंस उन चीजों को हमने डिस्कस करा था। उसके बाद हमने अपने सेकंड लेक्चर के अंदर टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स के बारे में, रेमिटेंसेस के बारे में, डिमांड ड्राफ्ट्स के बारे में जो प्रोविजन से हमने पढ़ा था। उसके बाद कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ बिल, चेक्स एक्सेट्रा आ जाते हैं, उनकी पॉलिसीज के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने क्लीन नोट पॉलिसी के अंदर काफी चीजों को डिस्कस करा था। उसमें बेसिकली क्या था कि आप किस तरीके से चेस्ट मेंटेन करोगे, क्या उसके अंदर प्रोविजंस होंगी, क्या किस तरीके से आपने उसको मेंटेन करना है, सिक्योरिटी गाइडलाइंस होंगी एक्सेट्रा। वो सब चीजें हमने क्या करी थी, डिस्कस करी थी इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद हमने एक ये चीज देखी थी, पॉइंट नंबर 7 दैट इज क्लीन नोट पॉलिसी। उसके अंदर हमारे पास 3-4 टॉपिक रह गए थे। 3-4 टॉपिक्स में भी मेन क्या था कि किस तरीके से सोल्ड इम्यूटेटेड नोट्स या इम्परफेक्ट नोट्स को एक्सचेंज करा जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था, एक बार इसको फिर डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि पॉइंट 7 एंड 8 इस पॉइंट से ही रिलेट करते हैं। 11.6 पॉइंट क्या कहता है कि बैंक्स को क्या करना है, फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है ताकि जो कस्टमर है वो सोल्ड म्यूटिलेटेड या इम्परफेक्ट नोट्स को क्या करा सके, एक्सचेंज करवा सके। एंड जब वो कस्टमर एक्सचेंज करवाने आ रहा है एंड वो नोट्स लेके आ रहे हैं स्मॉल नंबर, मतलब स्मॉल नंबर की डेफिनेशन यहाँ क्या दी गई है, नोट्स जिनकी काउंटिंग क्या है 20 पीसेस तक है या जिनकी वैल्यू 5000 रुपीज तक है, तो आप क्या कर सकते हो, फ्री ऑफ चार्ज उनको ओवर द काउंटर ही एक्सचेंज करके दे सकते हो। बट अगर उनकी वैल्यू 5000 पर डे से ज्यादा है या 20 पीसेस से उनकी नंबर ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, उसको एक्सेप्ट करोगे एंड कैरेडिड लेटर की फॉर्म के अंदर उसको एक्सेप्ट करोगे। मतलब कि आज मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं बट जो उसका पैसा मैं आपको ओवर द काउंटर एक्सचेंज नहीं करूंगा, आपके बैंक अकाउंट में दूंगा या आपके बाद में आपको पैसा इसका दूंगा। एंड इस केस में बैंक क्या कर सकता है, उनसे सर्विस चार्जेस भी कलेक्ट कर सकता है, रीजन भी कि वो बल्क के अंदर नोट प्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद अगर ऐसा कोई पर्सन है जो 50,000 से अबव के नोट्स एक्सचेंज करवाने आता है, तो उस केस में बैंक्स को क्या लेने हैं, अलग से प्रिकॉशंस लेने हैं, स्पेशल प्रिकॉशंस लेने हैं। ठीक है, उसके बाद कस्टमर्स क्या कर सकते हैं, म्यूटिलेटेड एंड इनपरफेक्ट नोट्स को डेजिग्नेटेड बैंक ब्रांचेस एंड नॉन डेजिग्नेटेड बैंक ब्रांचेस दोनों पे एक्सचेंज करा सकते हैं। बट हम सबसे पहले जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज अबाउट द डेजिग्नेटेड बैंक ब्रांचेस। सो आरबीआई ने बेसिकली क्या करा है, काफी ब्रांचेस को ऑथोराइज करा है कि वो क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज म्यूटिलेटेड नोट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं एंड उसके अगेंस्ट एक्सचेंजेबल वैल्यूज को पे कर सकते हैं। एंड अगर उन्हें लगता है कि कोई ऐसा नोट है जिसकी वैल्यू नहीं दी जा सकती, तो आप उसको क्या कर सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हो। बैंक्स को इंस्ट्रक्शन दी गई है कि बैंक्स को हर डिनोमिनेशन के नोट्स जो क्या करने हैं, एक्सेप्ट करने हैं। आप किसी भी डिनोमिनेशन, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते कि 10 का नोट अगर बंदा एक्सचेंज करवाना है तो आप बोलोगे यार 10 का नोट बहुत छोटा है मैं एक्सचेंज नहीं करूंगा। इट इज नॉट पॉसिबल। हर तरह के डिनोमिनेशन के अंदर आपने नोट्स को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। उसके बाद अगर ब्रांच को लगता है कि किसी नोट्स ऑफ नंबर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए, जैसे हमने 20 वैल्यू पर रिस्ट्रिक्शन देखी, फॉर एग्जाम्पल अगर बैंक्स को लगता है कि एक पर्सन के रिगार्डिंग हमने कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए, तो बैंक्स क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को ये भी मेजर्स लेने हैं ताकि ये कंफर्म करा जा सके कि जो बंदा एक्सचेंज करवाने आ रहा है वो प्रोफेशनल डीलर्स ऑफ डिफेक्टिव नोट्स ना हो, मतलब वो उससे बिजनेस ना कर रहा हो। जो एक्चुअल जेन्युइन लोग हैं जिनको एक्चुअली नीड है वही लोग क्या कर रहे हो, एक्सचेंज करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सपोज अब पैसा जो होता है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पास भी पड़ा होता है एंड अगर उनके नोट्स खराब हो जाते हैं तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स क्या कर सकते हैं, बैंक्स के साथ एक म्यूचुअल एग्रीमेंट कर सकते हैं एंड म्यूचुअल एग्रीमेंट के अंदर एग्री करके लार्ज क्वांटिटी ऑफ नोट्स को भी क्या करवाया जा सकता है, एक्सचेंज करवाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद ऐसे नोट जो बहुत ज्यादा ब्रिटल हो चुके हैं, मतलब हाथ लगाए जो फट रहा हो नोट, या बुरी तरह बन चुका है या कट फट चुका है या आपस में इतनी जोर से चिपक चुका है, आपस में दो नोट चिपक चुके हैं कि अगर उनको मैं अलग करूंगा तो वो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी खो देंगे। ठीक है, तो उस केस में ब्रांचेस तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी, वो उनको बोलेंगे हम इसके अगेंस्ट पैसा नहीं दे सकते। तो उस केस में आपने क्या, तो कस्टमर क्या कर सकता है, वो नोट्स लेके आप जा सकते हो टू द इशू डिपार्टमेंट ऑफ द आरबीआई। वहां का जो इंचार्ज होगा आप उसको बताओगे सर मेरे पास ऐसे ऐसे नोट्स आप प्लीज एक्सचेंज कर दो, तो आरबीआई उस चीज को क्या करेगा, कंसीडर करेगा। ठीक है,
उसके बाद जो भी डिसीजन फॉर पेमेंट इज टू बी टेकन बाय अ प्रेस्क्राइब्ड ऑफिसर ऑथराइज्ड टू एजुकेटेड द म्यूटिलेटेड नोट्स, पेड एंड रिजेक्टेड नोट्स आर टू बी केप्ट सेपरेटली ऑन बिहाफ ऑफ द आरबीआई एंड टू बी डिस्पोज्ड एज पर द आरबीआई इंस्ट्रक्शंस। कि बेसिकली जो भी पेमेंट होगी अगेंस्ट द म्यूटिलेटेड नोट, जो भी प्रेस्क्राइब्ड ऑफिसर होगा, अगर वो कहेगा कि पेमेंट हाँ देनी चाहिए तभी वो पेमेंट करी जाएगी। एंड जो भी नोट्स आपने जिनके अगेंस्ट पैसा दिया है या जिनको रिजेक्ट किया है, आपने क्या करना है, अपने पास मेंटेन करके रखने हैं ऑन द बिहाफ ऑफ आरबीआई। एंड जिस अकॉर्डिंग आरबीआई इंस्ट्रक्शन देगा कि इस तरीके से हमें नोट भेजो, आपने वो क्या कर देने, उस तरीके से उनको नोट भेज देने हैं। ठीक है। उसके बाद ओनली दोज नोट्स विच आर म्यूटिलेटेड नीड टू बी एग्जामिन्ड एंड एजुकेटेड बाय द प्रिस्क्राइब्ड ऑफिसर। सोल्ड नोट्स should be freely accepted and exchanged at all branches including the currency chest। ठीक है। सोल्ड नोट्स मतलब क्या हुआ, सोल्ड नोट्स इंक्लूड टू पीसेस नोट्स हैविंग मिडल और नियर मिडल कट इधर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। म्यूटिलेटेड नोट्स मतलब आप म्यूटिलेटेड और सोल्ड में एक डिफरेंस ये समझ सकते हो। सोल्ड मतलब वो नोट फट गया बट दोनों उसके पीसेस आपके पास है। म्यूटिलेटेड नोट्स मतलब आपका पास पीस ही नहीं है उस नोट का। तो उसमें हमें ये कहा गया कि म्यूटिलेटेड नोट के केस में आप प्रिस्क्राइब्ड ऑफिसर ने क्या करना है, नोट्स को एग्जामिन करना है कि इसके अगेंस्ट पैसा दे सकते हैं नहीं है। सोल्ड नोट्स मतलब एक नोट है उसके दो हिस्से हो चुके हैं, वो तो आप क्या कर सकते हो, फ्रीली एक्सेप्ट करके उनको पे कर सकते हो, एक्सचेंज करवा सकते हो। ठीक है। सो डेजिग्नेटेड ब्रांचेस के केस में क्या है, बैंक्स के पास परमिशन है कि वो चाहे पैसा पे करे, चाहे वो क्या करे, रिजेक्ट करें। सभी डिनोमिनेशन के अंदर उन्होंने क्या करना है, पैसे को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद वो चाहे तो इंडिविजुअल ट्रेंडर पे क्या लगा सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। बैंक्स को ये इंश्योर कराना है कि जो भी मनी की जो भी एक्सचेंज के बेनिफिट्स ले रहा है, प्राइवेट मनी चेंजेस या प्रोफेशनल डीलर्स ऑफ डिफेक्टिव नोट्स ना हो। उसके बाद अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पास पैसा पड़ा है तो वो म्यूचुअल एग्रीमेंट करके बैंक के साथ लार्ज क्वांटिटी के अंदर भी क्या कर सकते हैं, अपने नोट्स को एक्सचेंज करवा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ऐसे नोट जो एक्सट्रीमली ब्रिटल हो चुके हैं, बैडली बर्न्ट हो चुके हैं, मतलब ऐसे नोट जिनके अगेंस्ट ब्रांचेस आपको एक्सचेंज नहीं करके दे रही, तो आप क्या कर सकते हो, उस रिक्वेस्ट को आरबीआई के पास लेके जा सकते हो। ठीक है। उन नोट्स के अगेंस्ट पेमेंट करी जानी है नहीं जानी, वो कौन डिसाइड करेगा, प्रेस्क्राइब्ड ऑफिसर डिसाइड करेगा। वो म्यूटिलेटेड नोट्स को एग्जामिन करेगा, एडजुडिकेट करेगा एंड उसके बेसिस पे क्या करेगा, आपको पैसा पे कर देगा। ठीक है। सोल्ड नोट के केस के अंदर एग्जामिन और एडजुडिकेटेड बाय द प्रेस्क्राइबिंग ऑफिसर जरूरत नहीं होती है। इसके बाद अगर आपने अपने पास पेड या रिजेक्टेड नोट्स जिनके केस आपने पैसा पे करा है या जिनको आपने रिजेक्ट करा, आपने अपने पास रखने हैं ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई, एंड जब आरबीआई इंस्ट्रक्शन देगा उस तरीके से आपने आरबीआई को भेज देने हैं। उसके बाद मनी एक्सचेंज किस तरीके से होगा एट नॉन करेंसी चेस्ट ब्रांचेस। तो अगर तो नोट्स प्रेजेंट करे जाते हैं स्मॉल नंबर में, स्मॉल नंबर की यहाँ डेफिनेशन है अप टू 5 पीसेस पर डे। तो नॉन चेस्ट ब्रांचेस क्या कर सकते हैं, नोट्स को नॉर्मली एडजुडिकेट करेंगी एंड एक्सचेंज वैल्यू ओवर द काउंटर दे देंगी। इन केस जो नॉन करेंसी चेस्ट ब्रांच है वो म्यूटिलेटेड नोट्स को एडजुडिकेट नहीं कर पा रही है, तो वो क्या करेंगे, नोट्स उनसे ले लेंगे, उन्हें एक रिसिप्ट दे देंगे एंड उस नोट्स को क्या करेंगे, आगे करेंसी चेस्ट वाली ब्रांचेस को भेज देंगे टू फॉर द एक्सचेंज। बट जो ये ट्रांजेक्शन है वो जिस दिन आपने रिसिप्ट दी है उसके 30 डेज के अंदर अंदर पूरी हो जानी चाहिए। मतलब सपोज मैं एक पर्सन हूं, मैं बैंक के पास गया जो कि नॉन करेंसी चेस्ट ब्रांच थी, मैंने कहा सर मेरे नोट एक्सचेंज कर दो। नॉन करेंसी चेस्ट ब्रांच कह रही है कि मैं ये नोट एक्सचेंज नहीं कर सकती, बट मैं आप क्या करती हूँ, मैं आपसे रिसीव कर देती हूँ, चेस्ट ब्रांच को भेज दूंगी, वो उसको एडजुडिकेट करके पेमेंट करेगा। ठीक है। बट जो ये ट्रांजेक्शन है आपको ये इंश्योर कराना है कि जब मैंने आपको वो मैंने आपको म्यूटिलेटेड नोट दिया एंड आपने मेरे को उसकी रिसिप्ट दी, तो रिसिप्ट से लेकर 30 डेज के विद इन क्या हो जानी चाहिए, पेमेंट हो जानी चाहिए। पेमेंट नहीं होती तो आपको क्या करना है, वो पैसा कस्टमर को रिटर्न कर देना है। इस केस में बैंक्स क्या कर सकते हैं, कस्टमर से उनका बैंक अकाउंट ले सकते हैं ताकि क्या करा जा सके, इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू उनके अकाउंट के अंदर पैसा डाला जा सके। ठीक है। उसके बाद इन केस जो नोट्स है वो बल्क के अंदर प्रेजेंट करे जाते हैं। बल्क की डेफिनेशन क्या है, 5 पीसेस नोट, 5 पीसेस जिनकी वैल्यू 5,000 से ज्यादा नहीं है, तो टेंडर को क्या एडवाइस करा जाएगा कि आप ये नोट्स को किसके पास लेके जाओ, करेंसी चेस्ट ब्रांचेस के पास लेके जाओ। ठीक है। और वहां से या तो करेंसी चेस्ट ब्रांचेस को आप क्या करो, पोस्ट वगैरह के थ्रू भेज दो या उनके पास जाके खुद क्या करवा लो, एक्सचेंज करवा लो। ठीक है। उसके बाद सपोज एक बंदा बल्क के अंदर लेके आया बट उनकी वैल्यू 5,000 रुपीज से ज्यादा है, तो अगर नोट्स की वैल्यू 5,000 रुपीज से ज्यादा है तो वो सिर्फ करेंसी चेस्ट ब्रांचेस में ही एक्सचेंज करे जाएंगे। अगर उनकी वैल्यू 5,000 से ज्यादा है तो वो नॉन चेस्ट करेंसी ब्रांचेस के अंदर आप क्या नहीं कर सकते, उनको कन्वर्ट नहीं करा सकते, उनको एक्सचेंज नहीं करा सकते। उसके बाद करेंसी चेस्ट ब्रांचेस रिसीविंग म्यूटिलेटेड नोट्स थ्रू इंश्योर्ड पोस्ट शुड क्रेडिट द एक्सचेंज वैल्यू टू द अकाउंट ऑफ सेंडर बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस विद इन द 30 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ नोट्स। ठीक है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा अभी कि कोई बंदा अगर बल्क में लेके आता है तो उसे हमने क्या कहा कि आप या तो पोस्ट के थ्रू जाओ या आप इन पर्सन जाके क्या करो, एक्सचेंज करा लो। तो अगर कोई पर्सन
वाया पोस्ट नोट्स भेजता है टू द करेंसी चेस्ट ब्रांच, तो करेंसी चेस्ट ब्रांच की जिम्मेवारी है कि जब उसको नोट्स रिसीव हुए हैं, नोट्स रिसीव होने के 30 डेज के अंदर अंदर उन्होंने क्या करना है, उस पर्सन के अकाउंट के अंदर पैसा क्रेडिट कर देना। ठीक है, सो दिस वाज द प्रोविजन रिगार्डिंग एक्सचेंज ऑफ म्यूटिलेटेड सोइल्स और इनकैपेसिटेटेड नोट्स। अब उसके बाद हम देख रहे हैं स्कीम ऑफ पेनल्टीज फॉर बैंक ब्रांचेस इंक्लूडिंग करेंसी चेस्ट। तो हम कुछ इरेगुलरिटीज देखेंगे कि अगर वो इरेगुलरिटीज प्रेजेंट करी जाती हैं तो उस केस में क्या लगता है, बैंक्स के ऊपर कुछ पेनल्टीज लगती हैं। सो सबसे पहली नेचर ऑफ इरेगुलरिटी क्या है, शॉर्टेज इन सोइल्ड नोट रेमिटेंसेस एंड करेंसी चेस्ट बैलेंसेस, कि आपने जो सोइल्ड नोट के अगेंस्ट रेमिटेंसेस करनी थी उसके अंदर शॉर्टेज हुई है, या आप अपने करेंसी चेस्ट बैलेंस को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर पाए हो, उस केस में आपके ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी। ठीक है, फॉर ऑल नोट्स जिनका डिनोमिनेशन 50 तक है, तो 50 पर पीस इन एडिशन ऑफ द लॉस, मतलब जितना लॉस होगा, जितने पीसेस का लॉस होगा उसके अंदर आप 50 रुपीज और ऐड कर दोगे तो वो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। ऐसे नोट जिनकी डिनोमिनेशन ₹100 या उससे अबव है, उस केस में पेनल्टी है इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द डिनोमिनेशन पर पीस इन एडिशन टू द लॉस। कि सपोज अगर आपने 500 का लॉस किया तो आपके ऊपर पेनल्टी एक्स्ट्रा 500 की पड़ने वाली है, 1000 का लॉस करा तो एक्स्ट्रा 1000 की पेनल्टी पड़ने वाली है, 200 का लॉस करा एक्स्ट्रा 200 की पड़ने वाली है। ठीक है, बट ऊपर वाली प्रोविजन क्या कहती है कि हर पीस पे आपको 50 रुपीज पड़ेगा, मतलब आपने सपोज 50 का लॉस करा तो 50 पड़ेगा, आपने 20 का लॉस करा तो भी आपको 50 रुपीज की पेनल्टी पड़ेगी, 10 रुपीज का लॉस करा तो भी आपको 50 रुपीज की पेनल्टी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद शॉर्टेजेस ऑफ 100 पीसेज एंड अबव पर रेमिटेंसेस शैल बी डेबिटेड इमीडिएटली। जब इन केस 100 पीसेस से या उनसे अबव वाले की रेमिटेंसेस के अंदर शॉर्टेज रहती है तो आपने क्या करना है, उसको इमीडिएटली डेबिट करना है। एंड पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। पेनल्टी कितनी लगाई जा सकती है, पेनल्टी में बी लेविड ऑन रीचिंग अ लिमिट ऑफ 100 पीसेज इन अ क्यूमुलेटिव मैनर, मतलब इन टोटल जब आप 100 पीसेज की शॉर्टेज तक पहुंच जाओगे तो आपके ऊपर क्या लगाई जा सकती है, उस केस के अंदर पेनल्टी इंपोज करी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद सपोज आपके पास जो सोइल्ड नोट रेमिटेंसेस थी या जो आपके करेंसी जस्ट बैलेंसेस थे उसके अंदर क्या निकलते हैं, काउंटरफिट नोट्स मिलते हैं, मतलब नकली नोट्स मिलते हैं, उस केस के अंदर क्या लगाई जाएगी, पेनल्टी लगाई जाएगी। पेनल्टी कितनी लगाई जाएगी, पेनल्टी ऑन अकाउंट ऑफ डिटेक्शन ऑफ काउंटरफिट नोट्स बाय आरबीआई फ्रॉम सोइल्ड नोट रेमिटेंसेस ऑफ बैंक्स इन करेंसी जस्ट बैलेंसेस शैल बी लेविड इन टर्म्स ऑफ द एक्सटेंट इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शंस इस रिगार्डिंग टाइम टू टाइम क्या कर दी जाएंगी, अपडेट कर दी जाएंगी। एंड जो इंस्ट्रक्शन बोलेंगे इतनी पेनल्टी लगानी चाहिए उतनी पेनल्टी आपके ऊपर क्या कर दी जाएगी, इंपोज कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद म्यूटिलेटेड नोट्स डिडक्टेड इन सोइल्ड नोट रेमिटेंसेस एंड करेंसी जस्ट बैलेंसेस, कि सोइल्ड नोट रेमिटेंसेस जो आपने करेंसी जस्ट के अंदर मेंटेन करके रखे हैं उसके अंदर के म्यूटिलेटेड नोट्स मिलते हैं तो 50 पर पीस इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिनोमिनेशन म्यूटिलेटेड नोट्स ऑफ 100 पीसेज एंड अबव पर रेमिटेंसेस शैल बी डेबिटेड इमीडिएटली। पेनल्टी आपकी कितनी है, 50 रुपीज 50 पर पीस की। ठीक है, एंड अगर म्यूटिलेटेड नोट्स जो 100 से अबव हो जाते हैं उनकी रेमिटेंसेस क्या करी जाएंगी, इमीडिएटली डेबिट कर दी जाएंगी। एंड अगर उनकी जो शॉर्टेज की लिमिट है वो 100 पीसेस से अबव हो चुके तो आपके ऊपर क्या लगाई जाएगी, पेनल्टी भी लगाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर आपने इन चीजों का नॉन कंप्लायंस करा है, नॉन कंप्लायंस विद ऑपरेशनल गाइडलाइन, जो हमने ऑपरेशनल गाइडलाइंस पढ़ी थी पॉइंट नंबर 11 के अंदर ही, लाइक सीसीटीवी लगाना है, अगर आपने सीसीटीवी नहीं लगाया, आपने डॉक्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर नहीं रखे, एनएसएम्स नहीं है, उनके यूटिलाइजेशन नहीं हो रही ताकि नोट्स को शॉर्ट करा जा सके, अगर ये चीजों को नॉन कंप्लायंस है तो आपके ऊपर पेनल्टी क्या लगेगी, हर पेनल्टी के ऊपर आप हर इरेगुलरिटी के ऊपर आपको क्या पे करना पड़ेगा, 5000 पे करना पड़ेगा। इन केस अगर आपने वो जो ऑफेंस है वो रिपीट करा है, मतलब इरेगुलरिटी दोबारा करी है, तो उस केस के अंदर जो लाइबिलिटी है वो बढ़ के 10,000 रुपीज हो जाने वाली है। इस केस के अंदर जो पेनल्टी है वो इमीडिएटली लगाई जाएगी। ऊपर वाले केस में हमने क्या कहा था, जब 100 पीसेस या 50 पीसेस से अबव का आप क्या कर दोगे, ब्रीच कर दोगे तो आप पे पेनल्टी लगेगी। बट अगर आपने नॉन कंप्लायंस करा तो नॉन कंप्लायंस के केस में जो पेनल्टी है वो इमीडिएटली बेसिस के ऊपर ही लगा दी जाती है। ठीक है, अगर आपने एग्रीमेंट विद द आरबीआई जो कि फॉर ओपनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ करेंसी चेस्ट किया था उसकी आप कोई वोलेशन करते हो या एक्सचेंज फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में किसी भी तरीके की डेफिशिएंसी लेके आते हो तो उस केस के अंदर आपके ऊपर पेनल्टीज लगाई जाएंगी। जो डेफिनेशन क्या क्या हो सकती है, नॉन इश्यू ऑफ कॉइन्स ओवर द काउंटर टू एनी मेंबर ऑफ पब्लिक डिस्पाइट हैविंग स्टॉक होने के बावजूद भी आपने कॉइन्स को इश्यू नहीं करा, रिफ्यूजल बाय एनी बैंक टू एक्सचेंज सोइल्ड नोट, रिफ्यूजल बाय एनी करेंसी चेस्ट ब्रांच टू एजुकेटेड म्यूटिलेट नोट टेंडर्ड बाय एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक, कि आपने सोइल्ड नोट्स और म्यूटिलेटेड नोट्स को एक्सचेंज नहीं करके दिया। उसके बाद नॉन आपने चेस्ट बैलेंसेस की सरप्राइज वेरिफिकेशन नहीं करी है, उस केस के अंदर भी आपके ऊपर क्या लगाई जा सकती है, पेनल्टी लगाई जा सकती है। उसके बाद डिनायल ऑफ फैसिलिटीज सर्विसेज टू लिंक्ड ब्रांचेस ऑफ अदर बैंक्स, कि कोई और बैंक के आपके पास ब्रांच आपके पास कोई फैसिलिटी लेने है आप उसको मना कर रहे हो। उसके बाद नॉन एक्सेप्टेंस फ्लावर डिनोमिनेशन नोट्स
ठीक है, मतलब जो पुराने नोट्स होते थे जिनके ऊपर फ्लावर बना होता था, अगर आप उन नोट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, या आप म्यूटिलेटेड या काउंटरफिट नोट्स इन रीयूजेबल पैकेट्स जो आप दे रहे हो उसके अंदर डिटेक्ट किए जाते हैं, मतलब जो आप जैसे नोट की जो गड्डियां होती है जब आप पब्लिक को दे रहे हो उसके अंदर कोई म्यूटिलेटेड या काउंटरफिट नोट मिलता है, उस केस में भी बैंक के ऊपर क्या लगाई जाएगी, पेनल्टी लगाई जाएगी। पेनल्टी कितनी होगी, अगर आपने कोई वोलेशन ऑफ एग्रीमेंट करा है या सर्विस डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस है तो उसके अंदर, उस केस के अंदर पेनल्टी है आपके ऊपर ₹10,000। ठीक है, 5 लाख इन केस देर आर मोर देन 5 इंस्टेंसेज ऑफ वोलेशन ऑफ एग्रीमेंट डेफिशिएंसी इन सर्विस ऑफ द ब्रांच, द लेवी ऑफ सच पेनल्टी विल बी प्लेस्ड इन पब्लिक डोमेन, पेनल्टी विल बी लेविड इमीडिएटली। मतलब अगर आपने इन चीजों का ब्रीच करा तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी 10,000, बट अगर आपने 5 इंस्टेंसेस कर दिए, मतलब 5 बार से ज्यादा इन चीजों की वोलेशन कर दी, तो आपके ऊपर 5 लाख तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। रीजन बीइंग क्या है, इतनी ज्यादा पेनल्टी इसलिए लगाई गई है ताकि बैंक्स को रोका जा सके। अगर एक बैंक है जो 5 बार सेम गलती कर रहा है तो ऑब्वियसली वो अपनी गलतियां ठीक करने के लिए राजी नहीं है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या कहा गया, हम 5 लाख तक की पेनल्टी आपके ऊपर लगाएंगे, एंड जो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी वो पब्लिक डोमेन पे लगेगी, मतलब उसको पब्लिसाइज करा जाएगा, पब्लिक के अंदर बताया जाएगा कि इस बैंक ने इन चीजों का ब्रीच करा था, इनके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, 5 लाख तक की पेनल्टी लगा रहे हैं। ठीक है, सो दीज वर सम पेनल्टीज जो बैंक्स के ऊपर लगाई जाएंगी अगर वो अपना फंक्शन सही तरह से परफॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास गाइडलाइंस आती हैं रिगार्डिंग सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। सेफ डिपॉजिट लॉकर्स में सबसे पहले क्या है, बैंक्स को क्या करने हैं, एम्पल लॉकर्स प्रोवाइड करने हैं, मतलब इतने नंबर्स होने चाहिए लॉकर्स के कि लोग क्या कर सके, उसका फैसिलिटीज ले सकें, एंड उन्हें उसके साथ साथ उनकी कमर्शियल वायबिलिटी भी ध्यान रखनी है। कमेटी ऑन प्रोसीजर एंड परफॉर्मेंस ऑडिट ऑन पब्लिक सर्विसेज ने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी रिगार्डिंग द ऑपरेशन ऑफ लॉकर्स। हम उन गाइडलाइंस को पढ़ने वाले हैं। सब गाइडलाइंस में सबसे पहला आता है अलॉटमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ लॉकर्स। ठीक है, तो सबसे पहले बैंक्स को क्या करना है, बैंक्स को प्रोविजंस दी जाती, बैंक्स क्या कर सकते हैं, पॉलिसी बना सकते हैं कि अगर आपको लोकर फैसिलिटी लेनी है तो उसके अगेंस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट रखना पड़ेगा। तो जितना डिपॉजिट आपकी पॉलिसी के अंदर है आप उतना ही डिपॉजिट उनसे डिमांड कर सकते हो, उससे ज्यादा आप डिमांड नहीं करोगे। बैंक्स क्या कर सकते हैं, 3 साल का रेंट कवरेज एंड चार्जेस का क्या कर सकते हैं, एफडी बनवा सकते हैं। उसके बाद ऐसे लोग जिनके पास ऑलरेडी लोकर्स है उनको आपने इंसिस्ट नहीं करना है, बट जो लोग नए लेने आ रहे हैं लोकर, आप उनसे क्या ले सकते हो, 3 इयर्स रेंट प्लस चार्जेस कवर करने तक की उनसे एक एफडी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को क्या करनी है, एक वेट लिस्ट बना के रखनी है ताकि अलॉटमेंट ऑफ लोकर्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके। बेसिकली अगर सपोज कोई पर्सन लोकर लेने आया है, अगर बैंक ऑफिशियल उसका नाम वेटिंग लिस्ट में ना लेके सीधा ही कह देता है कि आपके पास लोकर ही नहीं है, तो वो हो सकता है वो पर्सन क्या कर रहा हो, जो बैंक ऑफिशियल है वो अपने पर्सनल किसी मोटिव के करके उसको लोकर ना दे रहा हो। तो उस चीज को रोकने के लिए क्या कहा है कि आपको एक लिस्ट मेंटेन करनी है, वेटिंग लिस्ट, उसके अंदर आपने हर बंदे का नाम लिख के रखना है, जो बंदा क्या करने आया है, लोकर लेने आया है, कि जब भी लोकर खाली होगा तो वेट लिस्ट के अंदर, वेट लिस्ट के अकॉर्डिंग क्या करे जाएंगे, लोकर से साइन करे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को क्या करना है, जो भी लोकर हायरर है, मतलब जिसने लोकर लिया है, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट उसके साथ एक लोकर एग्रीमेंट करना है, एंड उसके अंदर जो भी आपको डिटेल्स है उसके अंदर क्या कर देनी है, प्रॉपरली मेंशन कर देनी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोविजंस आती हैं रिगार्डिंग द सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू द सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। उसमें सबसे पहला आता है कि बैंक्स जब लॉकर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस केस में बैंक्स ने क्या करनी है, प्रॉपर ड्यू केयर एंड नेसेसरी प्रिकॉशंस लेनी है। उसके साथ साथ बैंक्स ने क्या करना है, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस लेनी है फॉर बोथ द न्यू एंड एक्जिस्टेंट कस्टमर। ठीक है, हमने रिस्क वाले चैप्टर में पढ़ा था कि कस्टमर्स को क्या करा जाता है, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर डिवाइड करा जाता है। तो जो जिस लेवल का रिस्क है उस लेवल के ही आपने क्या करना है, केवाईसी नॉर्म्स को परफॉर्म करना है। उसके बाद अगर लॉकर्स ऑपरेट नहीं किए जा रहे हैं फॉर मोर देन 3 years इन द मीडियम कैटेगरी एंड फॉर 1 year इन द हाई रिस्क कैटेगरी, तो आप क्या कर सकते हो, लोकर हायर को जाके बोल सकते हो कि भाई या तो ऑपरेट कर या लोकर को सरेंडर कर, ताकि किसी और को हम क्या कर सके, लोकर प्रोवाइड कर सके। ठीक है, उसके बाद जो ये एक्सरसाइज है कि सरेंडर करवाने या उनको एडवाइस करने की आप लोकर ऑपरेट करो, या आपने रेगुलरली इंटर बेसिस पे रेगुलरली करती रहनी है, चाहे वो बंदा आपको रेंट पे कर रहा हो, एंड आपने उससे क्या लेने हैं, रीजंस लेने हैं। अगर उस बंदे का रीजन जेन्युइन है, लाइक कि वो आउट ऑफ टाउन गया हो, आउट ऑफ द कंट्री गया हो, इसलिए वो अपने लोकर ऑपरेट नहीं कर पा रहा, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उसको कंटिन्यू करने की परमिशन दे सकते हो। बट इन केस वो बंदा प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक इस चीज को कंसिडर कर सकते हो कि मैं उस बंदे को नोटिस देके क्या करूं, उसका लोकर खोल लूं। उसके लिए आपने क्या करना है, जब आप लोकर एग्रीमेंट कर रहे हो उसके अंदर आपने क्लोज भी डालना है कि अगर इनकेस आप अपना लोकर ऑपरेट नहीं करते तो हमारे पास राइट है कि हम आपका लोकर कैंसिल करके उसको ओपन कर सकते हैं, चाहे आप रेंट रेगुलरली पे कर भी रहे हो। ठीक है, उसके बाद बैंक्स ने क्या करना है, जो हम ये बोल रहे हैं ओपन द लोकर को ओपन करना, उसके लिए आपने क्या करना है, लीगल एडवाइजर से अपने एडवाइस लेनी है, कंसल्टेशन लेनी है, प्रोसीजर्स बनाने हैं, ताकि बाद के अंदर बैंक को किसी भी तरीके का लीगल रिस्क है जो फेस ना करना पड़े। एंड जब आपने वो लोकर्स ओपन करे हैं, आफ्टर गिविंग द ड्यू नोटिस, आपने क्या करना है, जो भी चीजें उसके अंदर मिली हैं आपको उसकी क्या बनानी है, स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री बनानी है।
ठीक है। उसके बाद लोकर कीज हम क्या देते हैं, कस्टमर को देते हैं, हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सी लोकर की किस बंदे की है। आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफिकेशन कोड ऑफ द बैंक या ब्रांच आप क्या कर सकते हो, उस की के ऊपर छाप सकते हो, उस की के ऊपर एम्बोस करवा सकते हो। इसके लिए आपने क्या करना है, जो इस भी बंदे से आपने लोकर बनवाए हैं, आप उनसे नेसेसरी मशीनरी ले सकते हो, ताकि जिस टाइम मैं उस बंदे को लोकर प्रोवाइड कर रहा हूं, उस टाइम उसके ऊपर क्या करूं, आइडेंटिफिकेशन मार्क प्रोवाइड कर दूं। ठीक है। उसके बाद बैंक्स को ये कहा गया है कि सारे के सारे लोकल हायर्स के लिए आपने क्या करना है, लोकर कीज के ऊपर जो कोड्स है वो इम्पोज करके देने हैं। इस टाइम प्रेजेंट टाइम के ऊपर सारे के सारे लोकर्स के ऊपर ऑलरेडी जो लोकर कीज हैं वो जो नंबर्स हैं वो ऑलरेडी इम्पोज करे जा चुके हैं। ठीक है। उस पहले क्या था, उन्हें एक इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि जो बंदा नया लोकर देने आ रहा है तो उसके सामने ही आप क्या करो, उस की को एम्बोस करो। उसके बाद अगर सपोज कोई ऐसा बंदा है जिसके पास ऑलरेडी लोकर है, तो जिस दिन वो लोकर ऑपरेट करने आएगा उस दिन उसकी कीज के ऊपर क्या कर दो, जो कोड है उसको एम्बोस करके दे दो। ठीक है। उसके बाद अगली प्रोविजन आती है, सेस टू द सेफ डिपॉजिट लोकर रिटर्न ऑफ सेफ कस्टडी आर्टिकल्स टू सर्वाइवर नॉमिनीज और लीगल हायर। सपोज किसी बंदे के पास लोकर था या उसने सेफ कस्टडी के अंदर कोई पैसा रख रखा था या कोई भी आर्टिकल रख रखा था, उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में हमने क्या करना है, उसके सर्वाइवर नॉमिनी या लीगल हायर को वो पैसा दे देना है। तो उसको किस तरीके से डील करा जाएगा, उसके लिए हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस आई थी। इंस्ट्रक्शंस वाज अबाउट हैंडिंग ओवर द प्रोसीजर ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स की डिपॉजिट अकाउंट्स के अंदर जो पैसा है उसको किस तरीके से डील करा जाएगा। तो सिमिलर प्रोसीजर ही हमने क्या करा, सेफ लोकर्स, सेफ कस्टडी और लोकर्स के केस के अंदर हमने उस चीज को अडॉप्ट करा। तो सबसे पहले अगर सेफ जो लोकर है वो एक सोल बंदा मेंटेन कर रहा था एंड उसने क्या करा, एक पर्सन को नॉमिनेट करा, तो बैंक्स की परमिशन होगी, बैंक्स की लायबिलिटी होगी कि उन्हें क्या करना है, जो भी नॉमिनी है उसको उस लोकर का एक्सेस देना है एंड उसको एक लिबर्टी प्रोवाइड करनी है कि वो क्या करे, उस कंटेंट्स को रिमूव कर ले जब पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इन केस जो लोकर है वो ज्वाइंटली मेंटेन कर रहे थे, जॉइंट सिग्नेचर्स के अंदर वो अकाउंट क्या हो रहा था, ऑपरेट हो रहा था, तो उस केस के अंदर जो ये असेस और लिबर्टी दी जाएगी वो जॉइंटली टू द सर्वाइवर एंड नॉमिनी क्या करनी है, आपको प्रोवाइड करनी है। इन केस एग्रीमेंट के अंदर जब अकाउंट करवाया गया था उसके अंदर सर्वाइवरशिप क्लोज था, तो जो भी सर्वाइवरशिप क्लोज था, लाइक इधर सर्वाइवर, एनी और सर्वाइवर, फॉर्मर सर्वाइवर, मतलब जो भी सर्वाइवरशिप क्लोज था उसके अकॉर्डिंग जिस भी बंदे को जिस भी बंदे को उस लोकर का एक्सेस या लिबर्टी जानी बनती है, तो आपने उस चीज को क्या कर देना है, उस बंदे को प्रोवाइड कर देना है। ठीक है। उसके बाद बैंक्स को जो ये प्रोविजन है वो मैंडेटली फॉलो करनी है इन द इवेंट ऑफ डेथ। जब आप ये प्रोविजन फॉलो कर रहे हो उसके साथ साथ आपने तीन चीजों का अलग से ध्यान रखना है। तीन चीजें क्या हैं, सबसे पहले आपने नॉमिनी या सर्वाइवर की आइडेंटिटी फिक्स करते हुए प्रॉपर ड्यू केयर एंड क्वेश्चन लेना है एंड आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस ऑब्टेन करने हैं कि जिस बंदे की बात हो रही है उस बंदे की एक्चुअली क्या हुई हो, डेथ हुई हो। लाइक जैसे हमने कल भी डिस्कस करा था, आप उनसे क्या ले सकते हो, डेथ सर्टिफिकेट उनसे ले सकते हो। ठीक है। उसके बाद बैंक्स को ये इंश्योर कराना है कि किसी भी कोर्ट का कोई भी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर नहीं होना चाहिए जो आपको इस चीज से रोक रहा हो कि आपको लोकर का एक्सेस नहीं देना है। उसके बाद बैंक्स को सर्वाइवर और नॉमिनीज को ये चीज क्लियर कर देनी है कि जो आपको इस लोकर का एक्सेस दिया जा रहा है वो एज अ ट्रस्टी ही दिया जा रहा है, आप इसके डायरेक्ट ओनर नहीं बन जाते हो। ठीक है। आपका डायरेक्ट इस पर राइट और क्लेम कोई नहीं आ जाता, आपको जस्ट इसका क्या दिया गया, एक्सेस एज अ ट्रस्टी पास ऑन करा गया है। ठीक है। उसके बाद असेस टू द सेफ डिपॉजिट लोकर्स रिटर्न ऑफ सेफ कस्टडी आर्टिकल्स, ऐसे केसेस जिसके अंदर सर्वाइवर या नॉमिनी क्लोज नहीं था। ऊपर वाले केसेस क्या आते हैं, जिसके अंदर सर्वाइवर नॉमिनी क्लोज था, तो हमने बोला जिसके नाम का सर्वाइवर क्लोज या नॉमिनी क्लोज है उसको आप पैसा प्रोवाइड कर दो। बट इन केस बंदे की डेथ हो जाती है, ना उसका सर्वाइवर था ना उसका नॉमिनी था, उस केस में क्या होगा। ठीक है। सो इस केस में क्या थी, इनकन्वीनियंस आ रही थी, तो इनकन्वीनियंस रोकने के लिए कहा क्या गया, लीगल हायर आप अपने एस्टेब्लिश करो। जो भी लीगल हायर एस्टेब्लिश करा जाएगा बाय द गवर्नमेंट, उसको हम क्या करेंगे, आपके लोकर की जो सारी की सारी प्रोसीजर्स दे देंगे। उसके लिए बैंक्स को एडवाइस किया गया कि बैंक्स क्या करें, कस्टमर फ्रेंडली प्रोसीजर्स बनाए ताकि लीगल हायर्स को क्या ना हो, किसी भी तरीके की डिफिकल्टीज ना आए। ठीक है। उसके बाद बाकी सब चीजें आपने क्या करनी है, जैसे हमने नॉमिनी वाले केस में करी थी, आपने सेम प्रोसीजर्स क्या करने हैं, फॉलो करने हैं। ठीक है। उसके बाद बैंक्स को यह भी कहा गया कि बैंक्स ने क्या करना है, प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट, कोऑपरेटिव बैंक्स एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, जो भी एक्ट है लाइक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडियन सेक्शन एक्सेट्रा, उनकी प्रोविजंस को भी क्या करना है, ध्यान के अंदर रखना है। बट इसके अंदर जो मेन चीज याद रखने वाली है वो सिंपल ये है कि जो भी आपका लीगल हायर अपॉइंट करा जाएगा, क्योंकि देखो अगर तो नॉमिनेशन होती तो डायरेक्ट नॉमिनी को दिया जाता, नॉमिनेशन नहीं है, जो भी आपका लीगल हायर होगा उसके लिए एक लीगल हायर सर्टिफिकेट बनवाती है बैंक। तो जो भी बंदे का लीगल हायर सर्टिफिकेट बनेगा उसके अंदर जो भी लीगल हायर होगा उसको सारी की सारी प्रोसीड्स क्या करती जाएंगी, ट्रांसफर कर दी जाएंगी। उसके बाद जब बैंक्स के पास इनकेस कस्टडी में या लोकरी में कोई भी चीज पड़ी है, उसको देने से पहले बैंक्स ने क्या करनी है, अपने पास एक इन्वेंटरी मेंटेन करनी है, क्योंकि जब उन्होंने लोकर करो उसके अंदर क्या क्या चीजें मिली है, उन्होंने क्या क्या चीजें उनको क्या करी है, रिमूव करी है, मतलब क्या क्या चीजें उनको दे दी है। बेसिकली उनके पास इस चीज की डिटेल होनी चाहिए, जब हमने लोकर खोला हमें क्या मिला, हमने उसके अंदर से क्या दिया और हमारे पास क्या बचा हुआ है।
ठीक है, सो दीज वर ऑल गाइडलाइंस रिगार्डिंग द लोकस। इसमें सबसे पहले बेसिकली क्या था, आपने एम्पल लोकस प्रोवाइड करने हैं। हमारे पास कुछ गाइडलाइंस थी जिसमें अलॉटमेंट एंड ऑपरेशन के रिगार्डिंग गाइडलाइंस थी। इसके अंदर जो मेन चीज याद रखने वाली थी वो आपके पास थी वेट लिस्ट। क्या बैंक को क्या करनी है, अपने पास एक वेट लिस्ट मेंटेन करके रखनी है। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को क्या करना है, आप उनसे क्या ले सकते हो, एक एफडी ले सकते हो विच वुड कवर 3 years रेंट एंड द अदर चार्जेस। उसके बाद बैंक्स को क्या करना है, कॉपी ऑफ एग्रीमेंट आपको लोकर हायर कॉपी प्रोवाइड करना है, उसके अंदर सारी की सारी टर्म्स को क्लियरली मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स में क्या आता है, आपको ड्यू केयर एंड नेसेसरी प्रिकॉशंस लेनी है, कस्टमर्स का ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म करना है। जो मीडियम रिस्क कस्टमर है, जो हायर रिस्क कस्टमर है, उनके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, केवाईसी नॉर्म ऑपरेट करने हैं। इन केस लोकर ऑपरेट नहीं हो रहे मीडियम रिस्क कैटेगरी के केस में 3 साल से ज्यादा एंड 3 साल में, एंड हायर रिस्क के केस में 1 साल तक अगर लोकर यूज नहीं होते तो आपने क्या करना है, बंदे को एडवाइस करना है कि भाई या तो लोकर्स को ऑपरेट कर या हमें वापस कर, ताकि हम किसी और बंदे को दे सकें। उसके बाद जो ये एक्सरसाइज है, चाहे वो बंदा रेंट रेगुलरली पे कर रहा है तब भी आप उससे क्या करवाओगे, या तो लोकर ऑपरेट कराओगे या सरेंडर कराओगे। एंड आपने उससे क्या लेने हैं, राइटिंग इन द रीजन लेने हैं। अगर वो रीजन जेन्युइन है तो आप उसको कंटिन्यू करने के लिए दे सकते हो। एंड इन केस वो बंदा रिस्पॉन्ड नहीं करता तो आप क्या कर सकते हो, उसके लोकर को खोल सकते हो आफ्टर गिविंग द ड्यू नोटिस। इस चीज के लिए आपने क्या करना है, जब आप अपना लोकर हायर एग्रीमेंट कर रहे थे उस चीज के अंदर आपको इसके क्लोज भी डालना है कि इनकेस आप चाहे रेंट पे भी कर रहे हो बट अगर आपने लोकर ऑपरेट नहीं करा एज पर द लिमिट्स, तो आप क्या कर सकते हैं, हम हमारे पास राइट है कि हम आपका लोकर खोल सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, एक प्रोसीजर बनाना है आफ्टर द कंसल्टेशन विद देयर लीगल एडवाइजर्स, ताकि बाद में कोई भी किसी भी तरीके का लीगल रिस्क हमें फेस ना करना पड़े। उसके बाद लोकर रिस्क पे क्या करना है, आपने बैंक का आइडेंटिफिकेशन कोड एम्बोस करवा देना है। उसके लिए आपने क्या करनी है, नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम द वेंडर कंपनी ऑफ द लोकर्स कैबिनेट आपने क्या करना है, उनसे ऑब्टेन करना है। ठीक है, जो तो न्यू कस्टमर है उनको जब कीज आप दे रहे हो तभी आपने एम्बोस करके देना है। जो पुराने कस्टमर है जब वो लोकर ऑपरेट करने आएंगे तब उनके सामने आपने क्या करना है, उन आइडेंटिफिकेशन कोड्स को एम्बोर्ड कर देना है। उसके बाद ऐसे लोग जिनके डिपॉजिट्स में या सेफ डिपॉजिट के अंदर पैसा पड़ा था एंड उनके पास क्या था, लीगल हायर या सर्वाइवरशिप क्लोज था एंड उनकी डेथ हो जाती, तो उस केस के अंदर किस तरीके से प्रोसीड्स को आगे दिया जाएगा। तो अगर तो सोल लोग करे तो डायरेक्ट आप नॉमिनी को दोगे, अगर जॉइंट लोग करे तो जॉइंट वाले बंदे और नॉमिनी दोनों को उनका एक्सेस प्रोवाइड करोगे एंड लिबर्टी दोगे कि आप क्या कर सकते हो, रिमूव द कंटेंट्स को रिमूव कर सकते हो। लिबर्टी देने का मतलब आप उनको क्या करोगे, फ्रीडम प्रोवाइड करोगे। बाकी इनके जो भी सर्वाइवरशिप क्लोज की जो भी कंडीशंस होगी उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, उनको असेस देना है। ठीक है, जो ये प्रोविजंस होगी वो मैंडेटरी बेसिस पे एट द इवेंट ऑफ डेथ आपने करनी है। बट जब आप कंटेंट्स फॉरवर्ड कर रहे हो, एक्सेस फॉरवर्ड कर रहे हो, उस टाइम पे आपने प्रॉपर ड्यू केयर एंड क्वेश्चन मेंटेन करनी है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस लेने हैं, डिलीजेंट एफर्ट्स करने हैं ताकि ये कंफर्म किया जा सके किसी भी कोर्ट का हमारे पास रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर नहीं आया है। एंड हमने अपने जो सर्वाइवर है नॉमिनीज उनको ये क्लियर कर देना है कि जो आपको ये राइट है वो एज अ ट्रस्टी दिया जा रहा है, आप इसके डायरेक्ट इसको क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद ऐसे लोग जिनका नॉमिनी क्लोज नहीं है उस केस के अंदर जो भी लीगल हायर्स होंगे उसके लिए आपने प्रोसीजर बनाने हैं। लीगल हायर्स के लिए लाइक आप क्या कर सकते हो, उनसे लीगल हायर सर्टिफिकेट लोगे एंड उनको क्या करोगे, आप पैसा दे दोगे, उनको एक्सेस दे दोगे। उसके लिए आपने क्या करना है, कस्टमर फ्रेंडली प्रोसीजर एक बैंक को फॉर्म करने हैं। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को जो भी आपके ऊपर एक्ट्स लगेंगे लाइक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, कोऑपरेटिव बैंक्स रूल्स 1985, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडियन सक्सेशन एक्ट, इन सब की प्रोविजंस की भी आपने क्या लेनी है, गाइडेंस लेनी है। उसके बाद जब आप आर्टिकल्स को रिटर्न कर रहे हो उससे पहले आपने क्या करनी है, इन्वेंट्री एक बनानी है कि जो सेफ कस्टडी थी उसके अंदर आपके पास क्या क्या चीजें थी और उसमें से आपने क्या क्या चीजें उनको प्रोवाइड कर दी है। उसके बाद हमारे पास प्रोविजंस आती हैं दैट इज रिगार्डिंग टू द गाइडेंस टू कस्टमर एंड डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि को किस तरीके से कस्टमर को गाइड करा जाएगा एंड इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से डिस्क्लोज करा जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आता है कस्टमर को गाइड करने के लिए ऑल ब्रांचेस एक्सेप्ट स्मॉल ब्रांचेस, सभी ब्रांचेस को क्या करना है, इंक्वायरी और मे आई हेल्प यू काउंटर्स अपने एंट्री पॉइंट के ऊपर बना के रखने हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक्सक्लूसिव काउंटर्स भी बना सकते हो या अदर ड्यूटीज के साथ उनको कंबाइन भी कर सकते हो, मतलब एक ही बंदे को 2 काम भी दे सकते हो, या अगर चाहो तो आप एक स्पेसिफिक बंदा ओनली फॉर इंक्वायरी या मे आई हेल्प यू पर्पस के लिए भी बिठा सकते हो। तो सभी ब्रांचेस को एक्सेप्ट वेरी स्मॉल ब्रांचेस को आप क्या करना है, ये चीज को इंश्योर करवाना है। उसके बाद जो भी आपके टाइम नॉर्म्स होंगे, टाइम नॉर्म्स मतलब कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन होती है जो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही हो सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, सपोज नेफ्ट है, नेफ्ट का जो टाइम है वो आपका बैंक कहता है कि हम सिर्फ 10 to 2 ही नेफ्ट करेंगे, तो आपको वो जो भी टाइम नॉर्म्स होंगे वो आपको क्या करना है, प्रॉपर्ली डिस्प्ले करने हैं। ठीक है, ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल ली है, टाइम नॉर्म्स कुछ भी हो सकते हैं रिगार्डिंग एनी ट्रांजेक्शन। ओके, उसके बाद बैंक्स को क्या करना है, जो उनके कॉम्प्रिहेंसिव नोटिस बोर्ड होंगे उनके ऊपर काफी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है।
ठीक है, तो डिस्प्ले ऑफ इन्फॉर्मेशन करी क्यों जाती है? ताकि फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाया जा सके एंड जो कस्टमर है वो क्या कर सके, इन्फॉर्म डिसीजन ले सके एंड उन्हें अपने राइट्स और बैंक्स के ऑब्लिगेशन के बारे में भी पता हो। उसके साथ साथ अगर इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर्ली डिस्प्ले करा जाएगा तो पब्लिक को क्या होगा, जो भी कस्टमर उसको क्या होगा, उसके पब्लिक ग्रीवेंसल रिड्रेसल मैकेनिज्म ऑफ द बैंक के बारे में पता होगा, जिससे अल्टीमेट क्या होगी, कस्टमर सर्विसेज की एनहांसमेंट होगी। ठीक है, अगर आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके लिए क्या, उससे क्या होगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी इन द ऑपरेशन ऑफ द बैंक। उसके लिए आरबीआई ने क्या करा है, वेरियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करी है कि आपको किस कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको क्या करनी है, डिस्क्लोज करनी है। उसके अंदर क्या क्या आ जाता है, लाइक सर्विस चार्जेस हो गए, इंटरेस्ट रेट, सर्विस ऑफर, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा, ये सब चीजें आपने क्या करनी है, डिस्क्लोज करनी है। ठीक है, उसके बाद एक गुड एम्बियंस मेंटेन करने के लिए इंटरनल वर्किंग ग्रुप क्या करेगा, इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने बेसिकली क्या करा था, सारे की सारी इंस्ट्रक्शन को रिविजिट करा रिगार्डिंग द डिस्प्ले बोर्ड्स एंड उसके अंदर जो भी चीजें उनको चेंज करने की जरूरत लगी उन्होंने चेंज करी, उसके रिगार्डिंग उन्होंने क्या करी, इंस्ट्रक्शन इशू करी। उन इंस्ट्रक्शंस को हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो जो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन इशू करी गई थी दैट इज रिगार्डिंग द नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड में उन्होंने बोला कि आपको क्या करना है, उन्होंने क्या करा, सारी की सारी इंफॉर्मेशन को ना कुछ कैटेगरीज में बांटा। कैटेगरीज लाइक कस्टमर एंड सर्विस इंफॉर्मेशन, सर्विस चार्जेस, ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड अदर्स। ठीक है, उसके बाद उस टाइम पे ग्रुप को ये भी चीज फैल हुई कि आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से स्पेसिफिक इंडिकेटर्स देने की जरूरत है ऑन द डिस्प्ले बोर्ड, क्योंकि आपको जब मेन चीजें पता लगी आप उसकी डिटेल बाद में भी जा सकते हो। रीजन मीन आप डिटेल डायरेक्ट नहीं पढ़ता कोई भी बंदा, तो उस केस में उन्होंने क्या लगा उन्हें कि सिर्फ हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को ही वहां बताने की जरूरत है। ठीक है, तो उसके लिए बैंक उन ग्रुप ने क्या करा, जो भी एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शंस थी उनको 4 कैटेगरीज के अंदर बांटा, जो हमने ऊपर पढ़ी, कस्टमर सर्विस इंफॉर्मेशन, सर्विस चार्जेस, ग्रीवेंस रिड्रेसल्स एंड अदर्स। 4 कैटेगरीज के अंदर बांट दिया गया कि उस 4 कैटेगरीज के अंदर आपने किस तरीके से क्या करना है, कॉम्प्रिहेंसिव नोटिस बोर्ड के अंदर उन चीजों को दिखाना है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव बोर्ड जो भी आपने मेंटेन करना है उसकी एक लेंथ डिफाइन करेगी। लेंथ क्या होगी कि वो जो बोर्ड है वो 2x2 फीट का होना चाहिए। ठीक है, एंड शुड बी फैसिलिटेट कंफर्टेबल व्यू फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 3 to 5 मीटर्स, कि बेसिकली आपकी जो एटलीस्ट लेंथ है वो 2x2 फीट होनी चाहिए। एंड अगर मैं उसको 3 या 5 मीटर से खट के देखूं तो मुझे आसानी से वो इन्फॉर्मेशन समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को ये एडवाइस करा गया कि जो उनको इन्फॉर्मेशन देनी है एज पर द फॉर्मेट गिवन फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव नोटिस बोर्ड ही आपको देनी है। बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव नोटिस बोर्ड के लिए आपको एक फॉर्मेट प्रोवाइड करा गया, तो उस केस तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है उसी फॉर्मेट के अंदर करनी है। ठीक है, उसके लिए बैंक को क्या करना है, कुछ और प्रिंसिपल्स का भी ध्यान रखना है। वो क्या क्या है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपने क्या करनी है, टाइम टू टाइम बेसिस पे क्या करते रहना है, अपडेट करते रहना है। ठीक है, एंड आपने उसके अंदर ये भी मेंशन करना है कि जो इन्फॉर्मेशन है कब अपडेट करी गई थी एंड कब तक अपडेटेड रहने वाली, मतलब अगला चेंज कब आने वाला है। उसके बाद जो भी पैटर्न, कलर या डिजाइन ऑफ बोर्ड होंगे वो बैंक के ऊपर छोड़ दिए गए हैं कि आप अपने हिसाब से वो कर सकते हो। लाइक क्योंकि हर बैंक अलग अलग कलर्स यूज करता है। फॉर एग्जांपल आईसीआई बैंक है, आप देखोगे दे यूज द प्रोमिनेंट रेड कलर या मैरून कलर बोलते हैं। एसबीआई की जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है, जो बोर्ड्स होते हैं वो ब्लू कलर में होता है, तो उनकी थीम से मैच करते हैं। तो इस चीज के लिए पैटर्न, कलर, डिजाइन, फॉन्ट एटसेट्रा वो बोर्ड्स के ऊपर, वो बैंक्स के ऊपर छोड़ देगा कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो आपने बोर्ड मेंटेन करने हैं उनके अंदर लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स का भी ध्यान रखना है। मतलब वो आप क्या कर सकते हो, उसको इंग्लिश, हिंदी या लोकल लैंग्वेजेस के अंदर भी दिखाना है आपको। उसके बाद नोटिस बोर्ड शैल स्पेसिफिकली इंडिकेट वेयर एवर रिसेंट चेंजेस हैव बीन मेड। फॉर इंस्टेंस, if there is a recent change in the SSA loan products offered by bank, the information the SSA loan product must be displayed. We offered SSA loan product this, changed on this. Basically जो भी इंफॉर्मेशन है आपको क्या करनी है, अपडेटेड बेस पर रखनी है। जिस दिन उसमें चेंजेस करे गए थे आपने डेट ऑफ चेंज भी बताना है, उसके लिए आपको एक एग्जांपल दी गई है। उसके बाद जो बोर्ड होगा उसके ऊपर लिस्ट ऑफ आइटम्स भी आपने इंडिकेट करनी है, जो जिनकी डिटेल किसमें मिलेगी, आपको बुकलेट फॉर्म के अंदर मिलेगी। बेसिकली बुकलेट फॉर्म के होगा, डिटेल के अंदर होगा, बट उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, आप क्या कर सकते हो, उसकी इंफॉर्मेशन एक बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को क्या करना है, बोर्ड्स के साथ साथ बैंक शुड ऑल्सो डिस्प्ले डिटेल्स सच एज नेम ऑफ द बैंक ब्रांच, वर्किंग डेज, वर्किंग आवर्स, वीकली ऑफ डेज आउटसाइड द ब्रांच प्रेमिसेस। ठीक है, कि ब्रांच के बाहर आपने क्या करना है, अपने ब्रांच का नाम, किस दिन बैंक खुला होगा, किस टाइम तक खुला होगा, किस दिन वो छुट्टियां लेंगे, एटसेट्रा सारी इंफॉर्मेशन को आपने क्या करना है, दिखाना है। उसके बाद प्रोसीजर आता है रिगार्डिंग द बुकलेट्स एंड ब्रोशर्स, जो हमने अभी ऊपर देखा कि जो डिटेल्स हैं वो किसके अंदर दी जाएंगी, बुकलेट एंड ब्रोशर्स के अंदर दी जाएंगी।
तो बैंक्स को क्या करना है, बुकलेट्स एंड ब्रोशर्स अलग सेपरेट फाइल फोल्डर के अंदर रखनी है, एंड वो होनी चाहिए रिप्लेसेबल पेजेस के अंदर। रीजन बीइंग, अगर उसके अंदर कोई चेंज आता है तो उसको क्या करा जा सके, अपडेट करा जा सके, एंड उसको अगर कॉपी करने की जरूरत है उसको क्या करा जा सके, करा जा सके। बेसिकली आप क्या कर सकते हो, लाइक उसको स्पाइरल के अंदर रख लिया, जिसके अंदर से इजीली उसको रिमूव कर लिया, किसी स्पेशल फाइल में रख लिया, ताकि उसको टाइम टू टाइम बेसिस पे या तो कॉपी करा जा सके या अपडेट करा जा सके। उसके रिगार्डिंग भी कुछ गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस क्या है, जो भी आपका फोल्डर या कॉपी होगी वो आपके मे आई हेल्प यू या इंक्वायरी काउंटर के ऊपर प्लेस होनी चाहिए। उसके अंदर भी आपने क्या करनी है, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स का ध्यान देना है। बाइलैंग्वेज इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स एंड ट्राइलिंगुअल इन अदर स्टेट। ट्राइलिंगुअल मतलब 3 लैंग्वेजेस में, इंग्लिश होगी ही होगी, हिंदी आपने देनी है, एंड लोकल लैंग्वेजेस के अंदर भी आपने उस चीज को देना है। उसके बाद जब आप बुकलेट्स को प्रिंट कर रहे हो तो आपने ये इंश्योर कराना है कि जो फोंट साइज है वो एटलीस्ट मिनिमम एरियल 10 होना चाहिए, ताकि कस्टमर्स उसको इजीली रीड कर सकें। उसके बाद अगर किसी कस्टमर को उसकी कॉपी चाहिए तो बैंक्स को क्या देनी है, उसकी कॉपी भी कस्टमर को प्रोवाइड करवा देनी है। उसके बाद बैंक्स क्या कर सकते हैं, अदर मोड्स ऑफ डिस्प्ले का भी यूज कर सकते हैं। रीजन बीइंग, आज के जमाने के अंदर क्या है, डिजिटल टेक्नोलॉजी आ चुकी है। वी आर यूजिंग डिजिटल स्क्रीन, तो आप डिजिटल स्क्रीन की हेल्प से भी क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकते हो। बट जो भी गाइडलाइंस रिगार्डिंग द बोर्ड, सेम गाइडलाइंस क्या होंगी टच स्क्रीन या बोर्ड्स के डिजिटल बोर्ड्स के केस में भी अप्लाई होंगी। उसके साथ साथ कुछ और इश्यूज हैं। इश्यूज में क्या है, बैंक्स आर फ्री टू डिसाइड ऑन देयर प्रमोशन एंड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन डिस्प्लेस, की जो भी उनके प्रमोशनल प्रोडक्ट्स होंगे उनकी इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, उनकी जो फ्रीडम है बैंक को प्रोवाइड कर दी गई है। बट उन्हें ये इंश्योर कराना है कि जो हमने ऊपर रिक्वायरमेंट्स पढ़ी रिगार्डिंग द बोर्ड्स, कि आपको जो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है वो किसी भी तरीके से हिंडर ना हो, कि आप ये ना हो कि आप मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन उतार के अपने प्रमोशनल बोर्ड्स लगा दो, उस चीज की आपको परमिशन नहीं है। ठीक है, सो क्योंकि कस्टमर का जो इंटरेस्ट है या फाइनेंशियल एजुकेशन है वो मैंडेटरी है। ठीक है, उसको किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, डिस्प्ले रिक्वायरमेंट्स को मैंडेटरी करके, एंड उनको इसलिए उस चीज को क्या देनी है, आपने प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो। मतलब जो पॉलिसी जिस एरिया के अंदर गवर्नमेंट दे रही है उस अकॉर्डिंग उस पॉलिसी को क्या करा जा सकता है, डिस्प्ले के ऊपर लगाया जा सकता है। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट रेट एंड सर्विसेज चार्जेस, रेट्स एट क्विक ग्लांस। तो बेसिकली इंटरेस्ट रेट्स और सर्विसेज चार्जेस किस तरीके से डिस्प्ले होंगे उसके लिए भी आपको क्या करा गया, एक फॉर्मेट प्रोवाइड करा गया। फॉर्मेट इसलिए प्रोवाइड करा गया ताकि वो इस तरीके से प्रेजेंट करा जाए ताकि उसको एक बार देखते ही क्विक ग्लैंस के अंदर ही उस चीज को हम क्या कर सके, समझ सके। उसके बाद बैंक्स आर फ्री टू मॉडिफाई द फॉर्मेट टू सूट द रिक्वायरमेंट्स विदाउट इंपेयरिंग द बेसिक स्ट्रक्चर और कटिंग द स्कोप ऑफ द डिस्क्लोजर। कि बैंक्स क्या कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, बट उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर आपने उसको वो चेंज नहीं करना है। एंड उसके साथ साथ आपने ये इंश्योर करना है कि जो लेटेस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो ही सिर्फ आपने क्या करनी है, बोर्ड्स के ऊपर डिस्क्लोज करनी है। एंड सेम की टू सेम चीज आपने क्या करनी है, अपनी वेबसाइट के ऊपर भी दिखानी है। वेबसाइट के ऊपर जो गाइडलाइंस हम अपने अगले पॉइंट में डिस्कस करने ही वाले हैं। उससे पहले हम पॉइंट नंबर 13 डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्लोजर में सबसे पहले क्या करना है, इंक्वायरी ऑन मे हेल्प काउंटर्स बनाने हैं। ठीक है, जो भी आपके टाइम नोम्स होंगे आपको उसको प्रॉपर्ली डिस्प्ले करना है। आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोटिस बोर्ड बनाने ताकि फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाया जा सके, कस्टमर इन्फॉर्म डिसीजन ले सके, उनको अपने राइट्स और ऑब्लिगेशंस के बारे में पता हो, उनको पब्लिक ग्रीवेंस रिटेंशियल मैकेनिज्म के बारे में पता हो। इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। इसके लिए रिगार्डिंग आरबीआई ने काफी इंस्ट्रक्शंस आपको प्रोवाइड करी है। ठीक है, उसके बाद वर्किंग ग्रुप एक फॉर्म हुआ था जिसने सारी चीजों को देखा एंड उन्होंने क्या करा, कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करी। जो पहली गाइडलाइंस प्रोवाइड करी उन्होंने प्रोवाइड करी विद रिगार्डिंग टू द नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड के रिगार्डिंग उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सारी की सारी इंस्ट्रक्शन को 4 हिस्सों में बांटा। 4 हिस्से कौन कौन से, कस्टमर एंड सर्विस इंफॉर्मेशन, सर्विसेज चार्जेस, ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड अदर्स। सारी की सारी चीजों को इन हिस्सों में बांटा और बोला गया कि इन चारों इन्फॉर्मेशन को आपने क्या करना है, बोर्ड के अंदर प्रेजेंट करना है। बोर्ड की इन्होंने स्पेसिफिकेशन दी कि जो आपका बोर्ड है 2x2 फीट का एटलीस्ट होना चाहिए एंड 3 to 5 मीटर्स दूर से देख के मैं उसको इजीली समझ सकूं, उसका इतना साइज होना चाहिए। आपने जो नोटिस बोर्ड पे इन्फॉर्मेशन देनी है वो टाइम टू टाइम बेसिस पे अपडेट करते रहना है। जो उनके अंदर लीगल रिक्वायरमेंट्स उसका आपको ध्यान रखना है। पैटर्न, कलर, डिजाइन अपने बेसिस के ऊपर डिसाइड कर सकते हो। जो भी नोटिस बोर्ड के अंदर चेंजेस करे जाएंगे, किस दिन वो चेंजेस करे गए हैं उस दिन आपने उस डेट का भी मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद जो भी बुकलेट फॉर्म के अंदर डिटेल आइटम्स है उसके आप एक शॉर्ट समरी क्या कर सकते हो, नोटिस बोर्ड के ऊपर प्रेजेंट कर सकते हो। इसके साथ साथ बैंक्स ने अपने ब्रांच के बाहर उनके ब्रांच का नेम, वर्किंग डेज, वर्किंग आवर्स, वीकली ऑफ डेज एटसेट्रा भी आपने क्या करने हैं, लिख के रखने हैं। उसके बाद बैंक्स ने क्या करना है, सेपरेट फाइल मेंटेन करनी है अब रिगार्डिंग द बुकलेट्स एंड ब्रोशर्स, ताकि कॉपिंग एंड अपडेशन की प्रोसेस को करा जा सके। जो आपने ये ब्रोशर्स या
बुकलेट की कॉपी आपने क्या करनी है, मेरा हेल्प काउंटर पे प्रोवाइड करनी है। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखना है। मिनिमम फॉन्ट साइज उसका आपका एरियल 10 होना चाहिए ताकि कस्टमर उसको इजीली रीड कर सके। एंड इस चीज की जो कॉपी है अगर किसी कस्टमर को चाहिए तो आप ब्रोशर या बुकलेट की कॉपी क्या करोगे, कस्टमर को प्रोवाइड करोगे। इसके साथ साथ आप अदर मोड्स ऑफ डिस्प्ले भी यूज कर सकते हो, लाइक टच स्क्रीन हो गया, डिजिटल बोर्ड्स हो गए। एंड उस केस में जो भी आपके नॉर्मल बोर्ड्स के ऊपर गाइडलाइंस लग रही थी, सेम गाइडलाइंस इसके अंदर अप्लाई होने वाली है। उसके बाद अगर बैंक्स अपने प्रमोशनल या प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करना चाहते हैं वो डिस्प्ले कर सकते हैं, बट उन्हें ये देखना है कि जो मैंडेटरी डिस्प्ले है वो उनकी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। रीजन बीइंग कस्टमर इंटरेस्ट और फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए डिस्प्ले रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए उन्हें क्या देनी है, हमने परमिशन देनी है। इन केस वो कोई गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनकी लोकेलिटी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, वो उस चीज को डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट रेट और सर्विसेज चार्जेस किस तरीके से डिस्प्ले करे जाएंगे उसके लिए आपको एक फॉर्मेट प्रोवाइड करा गया। उस फॉर्मेट के अंदर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, बट आप उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं करोगे। एंड उसके अंदर आपने क्या करना है, अपने इंटरेस्ट एंड सर्विसेज चार्जेस को डिस्क्लोज करना है। उसके साथ आपको ये इंश्योर कराना है जब आप अपने इंटरेस्ट और सर्विस चार्जेस की इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर रहे हो उसके अंदर सिर्फ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ही जानी चाहिए। एंड सेम इन्फॉर्मेशन आपने क्या करनी है, अपनी वेबसाइट्स के ऊपर भी डिस्क्लोज कर देनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास गाइडलाइंस आती है दैट आर रिगार्डिंग द डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय बैंक इन द पब्लिक डोमेन, मतलब पब्लिक डोमेन के अंदर किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करा जाएगा। जो हमने बोर्ड वाली रिक्वायरमेंट देखी, दीज वर द डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन एट द बैंक ब्रांच, बट पब्लिकली किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करा जाएगा उसको हम देखने वाले हैं। उसके लिए हमारे पास सबसे पहली जो चीज आती है दैट इज वेबसाइट, कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन को पब्लिश कर सकते हो। सो जो इन्फॉर्मेशन आपने नोटिस बोर्ड पे दी है सेम इन्फॉर्मेशन आपको क्या करनी है, अपने बैंक की वेबसाइट के ऊपर भी प्रोवाइड करानी है। उसके साथ साथ बैंक्स को जो भी गाइडलाइंस है रिगार्डिंग द डेटिंग ऑफ मटेरियल, एलिजिबिलिटी एटसेट्रा, जो आपने बोर्ड्स के टाइम पे फॉलो करी थी सेम आपको वेबसाइट के ऊपर डाटा रखने टाइम के आपको क्या करनी है, फॉलो करनी है। आपको ये शेयर करवाना है कि कस्टमर क्या कर सके, इजिली इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। उसके साथ साथ बैंक्स को इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द सर्विस चार्जेस एंड फीस एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल भी कंपलसरी बेसिस पे क्या करनी है, अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करनी है। उसके बाद आरबीआई ने भी क्या करा है, डिफरेंट बैंक्स की डिफरेंट वेबसाइट्स का लिंक्स भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है ताकि कस्टमर क्या करे, एक ही जगह पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके। ठीक है, उसके बाद एक वर्किंग ग्रुप था ऑन प्राइसेस ऑफ क्रेडिट, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी। रिकमेंडेशन क्या थी कि बैंक्स को क्या करना है, अपने इंटरेस्ट रेट रेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड लोन्स फॉर द पास्ट क्वार्टर फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एडवांसेस, मतलब कि जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एडवांसेस आपने प्रोवाइड करे थे इन द पास्ट क्वार्टर, उस केस के अंदर जो आपने इंटरेस्ट रेट्स की रेंज रखी थी वो क्या करनी है, आपको प्रोवाइड करनी है। उसके साथ साथ आपको मीन इंटरेस्ट रेट फॉर सच लोन्स भी आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट के ऊपर डिस्क्लोज करना है। उसके बाद जो भी लोन्स थे उसके रिगार्डिंग आपने टोटल फीस या चार्जेस क्या ऑब्टेन करे थे वो सेम चीज भी आपको क्या करनी है, अपनी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करनी है ताकि ट्रांसपेरेंसी आ सके एंड उस चीज एंड कस्टमर क्या कर सके, कंपेयर उस चीज को एक बैंक की टोटल फीस और चार्जेस को दूसरे बैंक की टोटल एंड फीस एंड चार्जेस से क्या कर सके, कंपेयर कर सके एंड अपना क्या बना सके, इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना सके। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को क्या करना है, अपना एपीआर क्या होता है, एनुअल परसेंटेज रेट, या ऐसा ही कोई अरेंजमेंट जिससे ये रिप्रेजेंट हो कि एक लोन के लिए कस्टमर को कितना एक्चुअल कॉस्ट पड़ी थी, वो चीज आपको क्या करनी है, अपनी वेबसाइट के ऊपर दिखानी है। ठीक है, उसके साथ साथ बैंक्स को क्या करना है, क्लियर कंसाइज वन पेज की पैक्ट statement fact sheet as per the prescribed format to all individual borrowers at every stage of loan processing, as well as in case of any change in terms and condition. The same may also be included as summary box to be displayed in the credit arrangement. ये वैसे ये पॉइंट वेबसाइट की रिलेटेड नहीं है बट यहाँ दिया हुआ तो डिस्कस कर लेते हैं। ये बेसिकली क्या कह रहा है कि जब आप किसी भी बंदे को लोन प्रोवाइड कर रहे हो तो जैसे लोन एग्रीमेंट होता है ना वो 15-20 पेजेस का होता है, तो आपको एक पेज बनाना है जिसके अंदर पूरी की पूरी 15 पेजेस की आपको एक समरी प्रोवाइड कर देनी है ताकि क्या करा जा सके, एक पेज को पढ़ के ही पूरे लोन एग्रीमेंट को समझा जा चुके। ठीक है, आप उसको एज अ समरी बॉक्स भी दे सकते हो, वो आपको एट द टाइम ऑफ लोन प्रोसेसिंग भी देना है, इनकेस एनी चेंजेस होता है तब भी आपको वो चीज आपको क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है। ठीक है, उसके बाद वेबसाइट्स के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन अगर हम वहां डिस्क्लोज करते हैं, इट एक्ट्स एज अ इफेक्टिव चैनल टू डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक एट लार्ज, मतलब जो वेबसाइट के ऊपर जब इन्फॉर्मेशन पब्लिश करी जाती है तो एकदम से क्या कर सकते हैं, हम काफी सारी पब्लिक को टारगेट कर सकते हैं, काफी सारी पब्लिक तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। ऐसा डिस्क्लोजर करने से क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी इन ऑपरेशन बढ़ेगी एंड कस्टमर्स के बीच में क्या बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी। ठीक है, कुछ डिटेल जो हमने क्या करनी है वेबसाइट के ऊपर दिखानी है वो क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले हमें अपनी पॉलिसी और गाइडलाइंस रिगार्डिंग टू द सिटीजन चार्टर, डिपॉजिट पॉलिसी, deceased depositor policy along with the nomination rules, check collection policy, fair practices code for lenders, fair practices for self regulation of credit card businesses, code of conduct for direct selling agent, DSS इसको बोलते हैं हम, code of collection of dues and repossession of securities। इसके रिगार्डिंग पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस हमने डिस्प्ले करनी है। उसके बाद अगर कोई कस्टमर कंप्लेंट करना चाहता है तो उसके रिगार्डिंग ग्रीवेंस रिटेंशन मैकेनिज्म,
बैंकिंग ombudsman के पास किस तरीके से जाया जाएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन, कस्टमर सर्विस सेंटर की इन्फॉर्मेशन आपने क्या करनी है, प्रेजेंट करनी है। उसके बाद ओपनिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स के रिलेटेड आपने ओपनिंग अकाउंट फॉर्म्स, टर्म्स एंड कंडीशन, सर्विसेज चार्जेस, इंटरेस्ट रेट्स, मिनिमम बैलेंस वाली कैटेगरीज एक्सेट्रा भी आपको क्या करनी है, अपनी वेबसाइट के ऊपर डिस्क्लोज करनी है। उसके बाद लोन एंड एडवांसेस के रिलेटिंग एप्लीकेशन फॉर्म फॉर लोन एंड एडवांसेस, कॉपी ऑफ ब्लैंक एग्रीमेंट, टर्म्स एंड कंडीशन, प्रोसेसिंग फीस, अदर चार्जेस एंड इंटरेस्ट रेट आपको क्या करना है, डिस्क्लोज करने हैं। उसके बाद आपको अपनी डिटेल, ब्रांचेस की डिटेल देनी है, उनके साथ साथ उनके एड्रेसेस और टेलीफोन नंबर्स देने हैं, और उसके साथ आपको क्या देना है, एटीएम्स की डिटेल भी प्रोवाइड करनी है। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, अपनी वेबसाइट के ऊपर दिखानी है। उसके बाद बैंक को क्या करना है, टाइम लाइनस ऑफ क्रेडिट डिसीजन का भी आपने डिस्प्ले करना है ऑन योर वेबसाइट। मतलब टाइम लाइनस ऑफ क्रेडिट डिसीजन का मतलब कि कितने टाइम पीरियड के अंदर जो लोन है उसको डिस्पोज ऑफ करा जाएगा, उस चीज का भी आपको क्या करना है, डिस्क्लोजर देना है, ताकि एक कस्टमर क्या कर सके, दो बैंक्स की टाइम लाइनस को कंपेयर कर सके, अपने इन्फॉर्म डिसीजन बना सके। ठीक है। उसके साथ साथ बैंक्स को क्या करना है, एक सुटेबल मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाना है, ताकि ये इंश्योर कराया जा सके कि जितना पीरियड हमने वहां पे मेंशन करा है, उस पीरियड के अंदर अंदर ही क्या करा जाए, एप्लीकेशन ऑफ लोन को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाए। ठीक है। बट हमें ये इंश्योर कराना है कि ये ना हो कि आप लोन जल्दी देने के चक्कर में ड्यू डिलिजेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा ना करो। ये चीज आपको नहीं करनी है। ड्यू डिलिजेंस रिक्वायरमेंट आपको रेगुलरली बेसिस पे परफॉर्म करनी है। सो यहाँ पे जो हमारा पब्लिक डोमेन के अंदर किस तरीके से इंफॉर्मेशन पब्लिश करी जाएगी, उसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस खत्म होती है। इसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। गाइडलाइंस रिगार्डिंग थी वेबसाइट के अंदर जो सेम प्रोसीजर आपने फॉलो करते हैं नोटिस बोर्ड के टाइम पे, सेम आपने क्या करना है, वेबसाइट के टाइम पे फॉलो करने हैं। आपने इजीली एक्सेस प्रोवाइड करवाना है, आपने सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है। सर्विस चार्जेस, फीस एंड ग्रीवेंस रिलेशन की, ग्रीवेंस रिड्रेसल की जो इन्फॉर्मेशन है वो कंपलसरी बेसिस पे आपको क्या करनी है, अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर देनी है। ठीक है। आरबीआई ने भी क्या करा है, लिंक प्रोवाइड करे हैं टू द वेबसाइट ऑफ द बैंक, ताकि इन कस्टमर क्या कर सके, इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। हमारे पास इसके अलावा कुछ गाइडलाइंस थी। गाइडलाइंस क्या क्या थी, आपको इन इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपने पिछले क्वार्टर के अंदर जो लोन्स दिए हैं, लोन्स के ऊपर क्या इंटरेस्ट रेट आपने चार्ज करा था, उसकी रेंज प्रोवाइड करनी है, एंड उन रेट ऑफ इंटरेस्ट का मीन क्या था वो भी आपको प्रोवाइड करना है। मीन मतलब बेसिकली एवरेज रेट आपने उसके अंदर प्रोवाइड करना है। उसके बाद आपने लोन्स के रिलेटेड कितने टोटल फीस या चार्जेस लिए थे वो भी आपको डिस्क्लोज करने हैं। उसके साथ साथ आपको एपीआर या कोई ऐसी अरेंजमेंट जिससे ये प्रेजेंट हो सके कि जो भी लोन्स प्रोवाइड करे गए थे उनके अंदर टोटल कॉस्ट कितनी आई है वो आपको डिस्क्लोज करनी है। कर क्यों रहे हैं, ताकि सब चीजों को क्या करा जा सके, कंपेयर करा जा सके। ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे दी जाती है उससे हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक एट लार्ज को एक साथ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे बेसिकली क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है एंड कस्टमर्स के बीच में अवेयरनेस बढ़ती है। इसके रिगार्डिंग हमारे पास एक और नोट दिया गया था कि अगर जब आप लोन प्रोसेसिंग एग्रीमेंट कर रहे हो, कोई चेंज हो रहा है, तो उसके अंदर जो भी फैक्ट्स थे उसको आपको क्या करना है, एक समरी फॉर्मेट के अंदर प्रोवाइड कर देना इन अ सिंगल 1 पेज की फैक्ट स्टेटमेंट, ताकि एक पेज को पढ़ के सारे की फैक्ट्स को समझा जा सके। उसके बाद कुछ पॉलिसीज थी या कुछ चीजें थी जो आपको मैंडेटरी बेसिस पे क्या करनी है, अपनी वेबसाइट के ऊपर डिस्क्लोज करनी है। उसके बाद आपको क्रेडिट डिसीजन के रिगार्डिंग टाइमलाइननेस को भी आपने क्या करना है, वेबसाइट के ऊपर डिस्क्लोज करना है, ताकि कंपेयर करके इजी डिसीजन लिए जा सके। उसके बाद नेक्स्ट प्रोविजंस आती हैं रिलेटिंग टू द डीलिंग विद कंप्लेंट्स एंड इंप्रूविंग कस्टमर रिलेशंस। इसमें बेसिकली क्या आता है कि कंप्लेंट्स को किस तरीके से डील करा जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले बैंक को क्या करना है, कंप्लेंट्स या सजेशन बॉक्स हर अपनी ब्रांच के ऊपर लगाने हैं। ठीक है। एंड आपने वहां एक नोटिस भी लगाना है कि इन केस आपकी कंप्लेंट रिजोल्व नहीं हुई है तो आप क्या कर सकते हो, ब्रांच मैनेजर को जाके भी मिल सकते हो। उसके बाद आपको अपने पास एक कंप्लेंट बुक या कंप्लेंट रजिस्टर भी मेंटेन करके रखना है। कंप्लेंट जो बुक है वो परफोरेटेड कॉपीज के अंदर होनी चाहिए। ठीक है। एंड वो इस तरीके से डिजाइन होनी चाहिए कि अगर एक बंदा कस्टमर कंप्लेंट कर रहा है तो उसकी क्या दी जाए, आपको उसकी एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड कर दी जाए। फॉर एग्जाम्पल इसके आप क्या कर सकते हो, सपोज ये आपकी कंप्लेंट बुक है। ठीक है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, ये परफोरेटेड बेसिस के ऊपर ये डिजाइन कर सकते हो कि यहाँ पे सपोज उस बंदे को क्या दी जाएगी, एक्नॉलेजमेंट दी जाएगी। यहाँ पे क्या करी जाएगी, बंदे से कंप्लेंट उसकी रजिस्टर करी जाएगी। ठीक है। कि बंदा यहाँ कंप्लेंट लिखेगा लाइक XYZ जो भी उसकी थी कि मेरे साथ ये गलत हुआ ये एंड उसकी आप क्या करोगे, उसकी एक रिसिप्ट काट के उसको दे दोगे कि भाई हाँ हमने तेरी क्या कर लिया, कंप्लेंट को क्या कर लिया है, रजिस्टर कर लिया है। ठीक है। उसके लिए जो हमारी IBA है, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन है, ताकि कंप्लेंट बुक के जो फॉर्मेट है उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी रहे, उन्होंने क्या करा, एक फॉर्मेट आपको प्रेस्क्राइब कर दिया है। ठीक है। उस केस के अंदर वो आप फॉर्मेट अडॉप्ट कर सकते हो, उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, कंप्लेंट्स को रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है। जो भी आपको कंप्लेंट मिलेगी आपको क्या करना है, उस कंप्लेंट की कॉपी कंसर्न कंट्रोलिंग ऑफिस को फॉरवर्ड कर देनी है। उसके ऊपर क्या करेगा, ब्रांच मैनेजर अपने रिमार्क्स भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है। एंड ये वही है, बैंक्स को जो कंप्लेंट बुक देनी है एज पर द फॉर्मेट देनी है, ताकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करी जा सके। ठीक है। उसके साथ साथ बैंक्स को क्या करना है, एक सेपरेट कंप्लेंट रजिस्टर मेंटेन करना है
ठीक है, उससे क्या हो, इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर एंटरिंग ऑल द कंप्लेंट्स और ग्रीवेंसेस रिसीव्ड बाय देम डायरेक्टली, दीज रजिस्टर शुड बी मेंटेन्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेयर देयर इज अ कंप्लेंट रिसीव्ड और नॉट इन द पास्ट। बेसिकली आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है जिससे जो भी कंप्लेंट रिसीव हुई है उसकी एंट्री उसके अंदर आप कर सको। इन केस आपको पहले कभी कोई कंप्लेंट रिसीव नहीं हो और आप बोलो कि मैं रजिस्टर मेंटेन नहीं करूंगा, वो चीज आपको अलाउड नहीं है, रजिस्टर आपको मेंटेन करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद जो कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड मेंटेन बाय द ब्रांच शुड बी स्क्रूटनाइज्ड बाय द कंसर्न रीजनल मैनेजर ड्यूरिंग द periodical visit of the branch and his observation comments recorded in the relative visit report, and banks have computerized operations may adopt the foresight format generated electronically। इसको कंप्लेंट बुक और रजिस्टर को अगर शॉर्ट में करना चाहे, आपको परफोरेटेड कॉपीज के अंदर मेंटेन करनी है ताकि बंदे को क्या दी जा सके, एक्नॉलेजमेंट दी जा सके। आईबीए ने एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट दिया ताकि यूनिफॉर्मिटी लाई जा सके। बैंक्स को उसी फॉर्मेट के अंदर कंप्लेंट बुक अपनी मेंटेन करनी है। ठीक है, जब आपके पास कंप्लेंट आएगी आपको उस कंप्लेंट की कॉपी क्या देनी, कंसर्न कंट्रोलिंग ऑफिस को देनी है, एंड ब्रांच मैनेजर को उसके ऊपर क्या करना है, अपने रिमार्क्स को प्रोवाइड करना है। उसके साथ साथ बैंक्स को क्या करना है, कंप्लेंट रजिस्टर अपने पास मेंटेन करके रखना है ताकि जो भी कंप्लेंट्स उनके पास आई है उसकी एंट्री उसके अंदर करी जा सके। एंड ये रजिस्टर आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा, चाहे आपको कंप्लेंट रिसीव हुई हो या ना हुई हो। जो भी आपको कंप्लेंट्स मिली है, वो जो भी कंसर्न रीजनल मैनेजर है, जब भी वो ब्रांच के अंदर विजिट करेगा, सारी की सारी कंप्लेंट्स को स्क्रूटनाइज करेगा। ठीक है, उसके साथ साथ अगर ऐसे बैंक से जो कंप्यूटराइज ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो ऐसी जो बुक है, कंप्लेंट बुक है, उसको डिजिटल फॉर्म के अंदर भी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, और जो फर्स्ट पार्ट था वो क्या था, कस्टमर आपने क्या करना है, कंप्लेंट या सजेशन बॉक्स मेंटेन करने हैं, एंड आपने नोटिस भी लगाना है कि अगर किसी बंदे की जो ग्रीवेंस है वो अनरिड्रेस रह जाती है, मतलब सोल्व नहीं होती है, तो ब्रांच मैनेजर के पास भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रोविजन आती है, दैट इज कंप्लेंट फॉर्म। बैंक्स को क्या करना है, कंप्लेंट फॉर्म अपने पास मेंटेन करना है जिसके अंदर नोडल ऑफिसर का नाम होगा, एंड आपको उसको कंप्लेंट सबमिशन के फॉर्म के होम पेज के ऊपर ही मेंशन कर देना है कि आप कंप्लेंट तो सबमिट कर रहे हो, बट ये कंप्लेंट किसके पास जाने वाली है, इस नोडल ऑफिसर के पास जाने वाली है। ठीक है, कंप्लेंट फॉर्म शुड आल्सो इंडिकेट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स इज द बैंक इटसेल्फ, एंड द कंप्लेंट्स मे अप्रोच द बैंकिंग ombudsman ओनली इफ द कंप्लेंट इज नॉट रिजॉल्व्ड एट द बैंकिंग लेवल। कि जो भी आप कंप्लेंट करोगे वो पहले किसके पास जाएगी, बैंक के पास जाएगी। इन केस बैंक उसको रिजॉल्व नहीं कर पाता है तो आप ombudsman को रिसीव कर सकते हो विद इन अ मंथ। कि विद इन अ मंथ क्या करेगा, बैंक ही आपकी जो ग्रीवेंस है उसको रिड्रेस कर देगा। इन केस नहीं होता तब आप क्या जा सकते हो, ombudsman के पास जा सकते हो। सेम इन्फॉर्मेशन आपने क्या करनी है, अपने बोर्ड्स के ऊपर बतानी है, एंड बोर्ड्स जब भी आप जो हमने बोर्ड्स ऊपर पढ़े थे बैंक ब्रांचेस में लगाने, उसके अंदर सिमिलर इन्फॉर्मेशन हमने बतानी है, एंड उसके अंदर आपने जो बैंकिंग ombudsman होगा उसका नेम और एड्रेस भी बताना है। उसके साथ साथ आपको नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर ऑफ द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ द बैंक जिसके पास कंप्लेंट जाने वाली है वो भी आपको प्रोमिनेंटली बेसिस के ऊपर डिस्प्ले करना है। ठीक है, उसके बाद एनालिसिस एंड डिस्क्लोजर ऑफ कंप्लेंट्स की बेसिकली जो कंप्लेंट्स होगी उनको किस तरीके से एनालाइज करा जाएगा वो हम देखते हैं। ठीक है, सो कमेटी ऑन प्रोसीजर्स एंड परफॉर्मेंस ऑडिट ऑन पब्लिक सर्विसेज CPPAPS ने रिकमेंड करा बैंक्स को एक स्टेटमेंट बनानी है रिगार्डिंग द कंप्लेंट्स और अपने बोर्ड्स को देनी है ताकि उन सारी कंप्लेंट्स को क्या करा जा सके, प्रॉपरली बेसिस के ऊपर एनालाइज करा जा सके। ठीक है, जो आपने स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेंट्स बनाई थी एंड उसके ऊपर जो एनालिसिस करा, आपको फाइनेंशियल रिजल्ट पब्लिश करते वक्त वो भी चीजें आपको क्या करनी है, डिस्क्लोज करनी है। ठीक है, और एक ये सजेशन ये भी दी गई कि जो अवार्ड्स बैंकिंग ombudsman अवार्ड नहीं कर पाया, अनअवॉर्डेड रह गए या अनइंप्लीमेंटेड रह गए, वो भी क्या करने हैं, आपको डिस्क्लोज करने हैं। ठीक है, बैंक शुड ऑल्सो प्लेस अ स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेंट्स बिफोर देयर बोर्ड्स और कस्टमर सर्विस कमेटी अलोंग विद एन एनालिसिस ऑफ द कंप्लेंट्स रिसीव्ड। कि आपने अपने बोर्ड और या कस्टमर सर्विस कमेटी को भी ये चीजें बतानी है। जब आप ये चीजें बता रहे हो तो आपने किन किन चीजों के ऊपर एनालिसिस करना है, ठीक है, किन किन चीजों का एनालिसिस करना है, एंड हम ये पढ़ने वाले हैं क्यों एनालाइज करना है। एनालाइज क्यों कर रहे हैं, ताकि कस्टमर सर्विस एरिया जिनके अंदर कंप्लेंट ज्यादा आ रही है उसको आइडेंटिफाई करा जा सके एंड उसको ठीक करा जा सके। उसके साथ साथ सोर्स ऑफ कंप्लेंट को ढूंढा जा सके, सिस्टमैटिक डेफिशिएंसीज को ढूंढ के उनको कम करा जा सके, एंड इन केस अगर आपको कोई भी एक्शन देने की जरूरत है तो आप एक्शन ले सको ताकि जो आपका ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसको ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। ठीक है, उसके साथ साथ बैंक्स आर आल्सो एडवाइज्ड टू डिस्क्लोज द फॉलोइंग ब्रीफ डिटेल्स अलोंग विद द फाइनेंशियल रिजल्ट्स। कि फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ साथ आपको क्या क्या चीज डिस्क्लोज करनी है, आपको कितनी कंप्लेंट्स रिसीव हुई, कितनी आपने रिड्रेस करी, कितनी स्टार्टिंग में पेंडिंग थी, कितनी आपने एट द एंड पेंडिंग करी है। लाइक फॉर एग्जांपल सपोज स्टार्टिंग पे 100 कंप्लेंट्स पेंडिंग थी, करंट ईयर में आपको 120 और रिसीव हुई, 200 आपने रिजोल्व कर दी। ठीक है, 200 रिजोल्व कर दी, एट द एंड आपके पास कितनी रहेगी, 20 कंप्लेंट्स रहेगी। तो ये चीज इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करनी है। सिमिलरली आपने बैंकिंग ombudsman के केस में क्या करना है, कितनी अनइम्प्लीमेंटेड ओपन थी,
कितनी ड्यूरिंग द ईयर हुई, कितनी ड्यूरिंग द ईयर इंप्लीमेंट कर दी गई, एंड कितनी एट द ड्यूरिंग इंप्लीमेंट रह गई। अगर आपको याद हो, ये सेम चीज हमने तब डिस्कस करी थी जब हम बैलेंस शीट के डिस्क्लोजर्स की बात कर रहे थे। उसके अंदर हमने कहा था कि आपको ये चीजें भी क्या करनी है, नोट्स टू अकाउंट्स अदर्स वाले के अंदर ये चीजें आपको डिस्क्लोज करनी है। उसके साथ साथ बैंक्स आर आल्सो एडवाइज टू प्लेस द डिटेल स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेंट्स एंड इट्स एनालिसिस ऑन द वेबसाइट ऑफ द इन्फॉर्मेशन टू द जनरल पब्लिक, कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जनरल पब्लिक को भी बतानी है एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। तो जो हमारा कंप्लेंट वाला है, इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। कंप्लेंट बॉक्स अब रखना है, आपने नोटिस देना है कि अगर आपकी ग्रीवेंस एड्रेस नहीं होता तो आप ब्रांच मैनेजर के पास जा सकते हो। उसके साथ आपको कंप्लेंट बुक और रजिस्टर मेंटेन करके रखना है, आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मेंटेन कर सकते हो। आपको एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करनी है, आपको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अंदर जो कंप्लेंट बुक है वो मेंटेन करके रखनी है। इन केस आपके पास कोई कंप्लेंट आती है तो आपको उस कंप्लेंट की कॉपी क्या करनी है, कंट्रोलिंग ऑफिसर को दे देनी है। ब्रांच मैनेजर उसके ऊपर क्या देगा, अपने रिमार्क्स भी देगा। बैंक्स को क्या करना है, कंप्लेंट रजिस्टर भी मेंटेन करके रखना है, ताकि सारी की सारी कंप्लेंट्स या ग्रीवेंसेस की डिटेल उसके अंदर डाली जा सके। ये रजिस्टर आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। जो भी रीजनल मैनेजर होगा, जिस दिन वो ब्रांच पे विजिट करेगा, वो इन रजिस्टर को क्या करेगा, स्क्रूटनाइज करेगा एंड इनके ऊपर क्या देगा, अपने कमेंट्स देगा। उसके बाद बैंक्स को क्या करना है, कंप्लेंट फॉर्म भी बनाना है, जिसके थ्रू कस्टमर क्या कर सके, अपनी जो कंप्लेंट्स है उसको सबमिट कर सके। उसके ऊपर आपने क्या करना है, अपने नोडल ऑफिसर का नाम भी डिस्क्लोज करना है। एंड बैंक्स को ये भी बताना है कि जो भी आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ रिड्रेसल होगा वो बैंक होगा। इन केस एक महीने के अंदर अंदर बैंक आपकी जो कंप्लेंट है उसको रिड्रेस नहीं कर पाता है, उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, बैंक ऑम्बुड्समैन को भी विजिट कर सकते हो। सिमिलर इन्फॉर्मेशन क्या करनी है, आपको अपने बैंक के अंदर जो नोटिस बोर्ड है उसके अंदर भी डिस्प्ले करके दिखानी है। उसके ऊपर आपने जो भी आपका बैंक ऑम्बुड्समैन होगा उसका नेम और एड्रेस क्या करना है, प्रॉपर्ली इंडिकेट कर देना है। उसके साथ साथ जो भी आपकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगी उसका भी आपने एड्रेस, टेलीफोन नंबर्स एंड नेम प्रोमिनेंटली बेसिस के ऊपर दिखाना है, प्रोमिनेंटली बेसिस के ऊपर मेंशन करना है। उसके बाद जो भी आपके पास कंप्लेंट्स आएंगी उसका आपने एनालाइज करना है, जो एंड उस कंप्लेंट्स का आपने क्या करना है, डिस्क्लोजर करना है। उसके लिए जो हमारी कमेटी ऑन प्रोसीजर एंड परफॉर्मेंस ऑडिट ऑन पब्लिक सर्विसेज थी, सीपीपीएपीएस, उसने रिकमेंडेशंस दी। रिकमेंडेशन क्या थी कि आपको स्टेटमेंट बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेंट्स, एंड उसको क्या करना है, अपनी फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ साथ पब्लिश करना है। उसके साथ साथ आप क्या, उनको ये भी कहा गया कि आप फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ साथ इन इम्प्लीमेंटेड अवार्ड्स ऑफ बैंकिंग ombudsman भी पब्लिश कर सकते हो। बैंक्स को सबमिट कंप्लेंट स्टेटमेंट बनानी है अबाउट द कंप्लेंट्स एंड रिड्रेसल, एंड उसके एनालिसिस की जो रिपोर्ट है वो क्या करनी है, अपनी बोर्ड या सर्विस कमेटी को प्रोवाइड करनी है। ये हम कंप्लेंट्स एनालाइज कर रहे हैं, एनालाइज क्यों कर रहे हैं, ताकि ऐसे एरियाज को फाइंड करा जा सके जिनके अंदर कंप्लेंट्स है वो फ्रीक्वेंटली बेसिस पे आ रही हैं, या ऐसे एरिया जहां किन किन एरियाज में कंप्लेंट आ रही है उनको डिफाइन करा जा सके, कौन कौन से एरियाज के अंदर सिस्टमैटिक डेफिशिएंसीज है उनको देखा जा सके, एंड टाइमली बेसिस पे क्या करे जा सके, एप्रोप्रिएटिव एक्शंस लिए जा सके, ताकि ग्रीवेंस रिडक्शन मैकेनिज्म को ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। ठीक है, उसके साथ साथ बैंक्स को यह भी एडवाइस करा गया कि उन्हें कौन कौन सी चीजें क्या करनी है, फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ डिस्क्लोज करनी है। उनमें क्या आता है, कस्टमर कंप्लेंट्स के रिगार्डिंग, कस्टमर कंप्लेंट स्टार्टिंग में कितनी थी, ड्यूरिंग देयर कितनी हुई, कितने को रिड्रेस कर दिया, एंड एट दैन कितनी बची। सेम चीज बैंकिंग ombudsman के कितने अनइम्प्लीमेंटेड अवार्ड्स एट द बिगिनिंग थे, करंट ईयर में कितने अवार्ड पास किए गए, कितने अवार्ड्स इंप्लीमेंट करेगा और कितने अवार्ड अनइम्प्लीमेंटेड हमारे पास बच गए, उन चीजों को हमने क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। उसके साथ साथ बैंक्स आर आल्सो एडवाइज्ड टू प्लेस द डिटेल स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेंट्स एंड एनालिसिस ऑन देयर वेबसाइट फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ द जनरल पब्लिक एट द एंड ऑफ द ईच फाइनेंशियल ईयर। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट के ऊपर भी डिस्क्लोज करनी है फॉर द पब्लिक, ताकि वो ये देख सके। इसमें बेसिकली हम वेबसाइट पे जो भी इन्फॉर्मेशन पब्लिश कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, कंपेरेबिलिटी। तो सपोज एक बैंक है एक्सिस, ठीक है, एक बैंक है एसबीआई, ठीक है, उसकी आई स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेंट्स और एनालिसिस, ठीक है। तो एक्सिस बैंक में हमने देखा कि इनके पास ना टोटल 1000 कंप्लेंट्स आई थी, जिसके अंदर से ना इन्होंने 500 रिजोल्व कर दी, 500 अभी भी पेंडिंग है। उधर हमने एसबीआई के पास देखा, हमने देखा इनके पास 10,000 कंप्लेंट्स आई थी। 10,000 कंप्लेंट्स में इन्होंने क्या करा है, अभी 6,000 कंप्लेंट्स को सेटिस्फाई कर दिया, 4,000 कंप्लेंट बची हुई। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इन्होंने 50% कंप्लेंट रिजोल्व करी है, इन्होंने 60% करी है। तो आप इजिली कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा बैंक है जो अपने कस्टमर की तरफ ज्यादा है। आप ये भी देख सकते हो कि कौन से बैंक के अंदर कंप्लेंट ज्यादा आ रही है, क्योंकि एक रीजन तो ये हो सकता है उनके कस्टमर ज्यादा है, दूसरा हो सकता है कि एक्चुअली उनका सिस्टम ही वीक है। तो उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, अपने इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो। तो इस चीज के लिए आपको क्या कहा गया कि आपको ये इन्फॉर्मेशन क्या करनी है, पब्लिक डोमेन यानी कि वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर देनी है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम अपना ग्रीवेंस रिडक्शन मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से इस वीडियो को रेट कर दीजिए आउट ऑफ 10। उसके साथ साथ आप जल्दी से हमारे क्लासेस के अंदर एनरोल कर लीजिए, क्योंकि इस कोर्स के अंदर आपको इसी अमेजिंग क्वालिटी के साथ वीडियोस मिलने वाली है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके पहली बार में ही अपने एग्जाम को क्लियर कर सकें। उसके साथ साथ हमारी कुछ मोबाइल एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड यूजर्स के लिए आईबीएफ लर्निंग सेंटर के नाम से अवेलेबल है, एंड आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फॉर iOS यूजर आप माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके वहां ऑर्गेनाइजेशनल कोड GEGKT यूज करके हमारे इन क्लासेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को ज्वाइन
ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप टेक्स्ट भेजना है ऑन द नंबर 9646900030 एंड आपके साथ सारे लिंक्स एंड पीडीएफ शेयर कर दिए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय।